नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, सभी लोगों का स्वागत है एक बेहतरीन सी क्लास में। और इस क्लास के अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2024 जो कि आंसर की आपकी आ चुकी है। 2 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, एक तो 18 जनवरी को और एक 20 जनवरी को। तो दोनों ही दिनों का मैं यहाँ पे एक कंपाइलेशन आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ। आप इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से देख लीजिए कि इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो मैंने 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था और 20 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, उन दोनों का ही सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में मैंने रख दिया है। ठीक है भाई? बाकी अगर हम बात करें तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि जो आपका पेपर होता है वो 2 पार्ट के अंदर बटा हुआ होता है। एक तो आपका ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट हो जाता है और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो जाता है। तो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको हमने इंक्लूड तो किया है, बट लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की जब क्लासेस करा रहा होऊंगा तो उनके दौरान कराऊंगा। अभी मैंने आपको उनको केवल बस प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है भाई? यानी उनका सॉल्यूशन और चीजें प्रोवाइड करा दी हैं, बट उनको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस जब मैं कराऊंगा तो वहां हम उसको अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका 18 जनवरी वाली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। करिए जरा इसका आंसर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, फिलर का क्वेश्चन दे रखा है। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अपने आप में होमोफोन का क्वेश्चन है। सारे जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इनको ना प्रोनाउंसिएशन जो है वो इनका एक तरीके से सेम ही निकल के आएगा, लेकिन जो इनकी स्पेलिंग लिखी हुई है और जो इनका मीनिंग है वो डिफरेंट है अपने आप में। तो बस आपको के हिंट पकड़ने की देरी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि दर्द से रिलेटेड यहाँ पे कोई वर्ड आने वाला है। तो आप मुझे बताइए, दर्द के साथ में बियर यानी ये दारू वाली बियर का कोई संबंध होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ये जो बियर होता है ये मेरे भाई किसी चीज को जब हम डिस्क्लोज कर देते हैं, किसी चीज को रिवील कर देते हैं या कोई चीज नेक्ड होती है तो उसके सेंस में ये वर्ड आता है, ये वाला बियर। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बायर का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने वाला। आपको याद होगा बाय आपकी वर्ब होती है मेरे भाई, और इसमें जब आप ईआर लगा देंगे तो ये एजेंट बन जाएगा, यानी कि उस काम को करने वाला। तो बायर मतलब किसी चीज को खरीदने वाला। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर जो आपके क्वेश्चन का बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। टॉलरेट, इंड्योरेंस, ये सारे वर्ड्स आपको बता रखे हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई? फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आंसर कीजिएगा। तो आपको याद होगा जो तरीके मैंने सिखाए थे वो बहुत आराम से आपके पेपर में आई होप आप लगा पाए होंगे उनको। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है तो आप सीधे देखो यहाँ पे डिड दे रखा है, और मैंने आपको बताया था जब आपको डिड दे रखा हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आपको दिया हुआ है। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो इसका पैसिव किससे बनेगा? तो आप कहेंगे भैया जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसका पैसिव वॉज वर्ब के साथ बनता है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ दे रखा है? यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया। क्या यहाँ दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया। अब देखो दो ऑप्शन में दे रखा है, बट अब नोटिस करो आपके क्वेश्चन के अंदर नॉट वगैरह नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो यहाँ नॉट कैसे आ जाएगा? ये जो वॉजन आपको दे रखी है ना, ये वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो भाई ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर आपका बनेगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा भाई, राइट आंसर बनेगा। आई एम सॉरी, ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है? चलो मैं एक बार इसको करता हूं। तो यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा भाई, ये वाला भी आंसर नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, और आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक।
देखो मिस्टेक वगैरह जो होती है इनके साथ राइट कोलोकेशन जो अप्लाई होती है वो मेक वर्ब आती है, यानी आप कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं बोलेंगे, मेक अ मिस्टेक बोलेंगे, गलती करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वह व्यक्ति या वो कोई चीज जो कभी कोई गलती ना करे, यानी कभी कोई गलती करता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप या ऐसी चीज को क्या कहेंगे जो कभी कोई गलती ना करती हो। तो देखो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो इनविटेबल, इनफॉलिएबल, इम्प्रेग्नेबल और इनमिटेबल। देखो इनमिटेबल जो होता है वो ऐसी चीज होती है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसी चीजों को इनमिटेबल कहा जाता है, कॉपी करने लायक हो जो। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल जो होता है ये एक तरीके से जब कोई चीज ना ऐसी होती है जिसके आप पास थ्रू नहीं कर सकते, मतलब आप ना उसको भेद नहीं सकते। ठीक है ना, आप उसको भेद नहीं सकते, उसको इम्प्रेग्नेबल कहा जाता है। ठीक है ना, उससे पास नहीं करा सकते कोई भी चीज। जैसे ये एक लेयर टाइप की है तो आप इसको अगर भेद पा रहे हैं तो वो प्रिग्नेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे तो ये इम्प्रेग्नेबल हो जाती है। तो ये होता है आपका, यानी ये दोनों वर्ड्स आंसर नहीं बनेंगे। अब अगर हम बात करें इनविटेबल जो होता है, ये वो चीज होती है जो सर्टेन टू हैपन होती है, यानी कोई ऐसी चीज जो होकर ही रहेगी, इन फ्यूचर कोई ऐसी चीज जो होकर ही रहेगी उसको इनविटेबल कहा जाता है। यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, इनफॉलिएबल। भाई कोई व्यक्ति जो कभी कोई गलती नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉलिएबल कहते हैं। इनफॉलिएबल मतलब जो कभी कोई गलती ना करे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इनहेंस का एंटोनियम बताना है। इनहेंस करने का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव कर देना, यानी किसी चीज को आपने अच्छा कर दिया तो वो इनहेंस करना हो गया। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है भाई, तो इन एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक तरफ आप किसी चीज को अच्छा कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है मतलब आंसर निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड बनेगा। अब आप देखो इनरिच का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, जैसे कॉपियस, प्लेथोरा वगैरह होता है ना, उसी तरीके का वर्ड है ये, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का हो गया। मिरेकल का मतलब होता है जादू, यानी ये भी पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। और रिलेवेंस का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो तार्किक है, सही बात है, उसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है ना, जस्टिफिएबल अगर कोई चीज है तो उसको बोला जाता है रिलेवेंट। तो यानी कि ये तीनों वर्ड तो पॉजिटिव कॉनोटेशन के हैं, जबकि हमें एंटोनियम बताना है तो वो निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड होना चाहिए। तो केवल एक ही वर्ड यहाँ पे ऐसा है जो निगेटिव कॉनोटेशन का है, वो है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, वर्सन कर देना किसी चीज को। ठीक है भाई, तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बाकी आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा करिए इसका आंसर। एरर का क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है और एरर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। देखो अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको गलती निकालनी है तब बहुत आसान है। आप अच्छी तरीके से ये बात समझ सकते हैं कि इट के बाद अगर हमें कोई वर्ब लगानी होती है तो वो हम लिंकिंग वर्ब लगाते हैं और वो डायरेक्ट बी की फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि बी की फॉर्म ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करेगी। वो एक तरीके से ना किसी चीज की रिप्रेजेंट करती है उसको, ये रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है बट लेकिन ऐसे नहीं, आपकी ये बी की फॉर्म डायरेक्ट नहीं आएगी इसके लिए। तो अब आप ये बताओ कि इट के लिए जब आप वर्ब लगाओगे तो इट बी मच क्विकर बोल सकते हैं क्या, नहीं होगा मेरे भाई। गलती तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन जब इसको ठीक करोगे ना तो इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप ये मान के चलो, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो फ्यूचर वाली बात होती है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे व्हाट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, जब नया रोड फिनिश हुआ इट विल बी मच क्विकर। तो आप नोटिस करो कि भाई ऐसा है कि उसको अपने काम तक पहुंचने के लिए इस समय 1 घंटे का समय लगता है, जब नया रोड फिनिश होता है तो ये और जल्दी हो सकता है, अगर नया रोड पूरा हो जाए तो ये और जल्दी हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम बात करें जो नया रोड है उसकी बात हो रही है, यानी यहाँ बात फ्यूचर की ही है। बट आपको एक बात हमने बताई थी कि जो कंडीशन वाली या जो टाइम वाली क्लाउज होती है उनके साथ में फ्यूचर की घटना अगर आपको दिखानी भी होती है जिसका इंपैक्ट फ्यूचर पे दिखाना हो, तब भी आप व्हेन या कंडीशन वाली क्लाउज, यानी जो टाइम और कंडीशन वाली क्लाउज होती है उसके अंदर फ्यूचर यूज ना करके प्रेजेंट का टेंस यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फ्यूचर का टेंस, बात फ्यूचर की ही है ये पूरी की पूरी, लेकिन उसको दिखाने के लिए फ्यूचर नहीं लगाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया। लेकिन
आपको ये बात भी पता होगा कि इनके साथ वाली जो मेन क्लाउज होती है उसके अंदर आपको मेरे भाई फ्यूचर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपने बी क्विकर लिख रखा है, बी मच क्विकर, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे बिल का यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ आपको फ्यूचर बनाना पड़ेगा भाई। तो बिल लगाना पड़ेगा आपको, इट बिल बी मच क्विकर बोलना पड़ेगा, तब आपका ठीक होगा। तो गड़बड़ किस पार्ट में है भाई? फोर्थ वाले पार्ट में गड़बड़ है, फोर्थ वाले पार्ट में गड़बड़ है। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर ऐसा कर देता व्हेन द न्यू रोड विल बी फिनिश्ड, तब भाई बात गलत हो जाती, क्योंकि आप व्हेन या फिर कोई भी अदर टाइम कंजंक्शन या कंडीशन वाला बात दे रखा है, तो वहां पे फिर आपका उस वाली क्लाउज में फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। ये बात हमने आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये भी फिलर का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है नो अदर बुक इन दिस सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज डैश एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, तो मैंने हमेशा कहा है जब भी फिलर का क्वेश्चन आया करे तो आप फिलर के आसपास की चीजें देखा करो। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी एज दे रखा है, यहाँ भी एज दे रखा है। क्या मेरे भाई ये आपका एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज वाली स्टेटमेंट वाला काम नहीं बन रहा है क्या? अब इनसे जुड़ी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपसे कहा था जो एज डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है और जो सो डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो आने वाला एडजेक्टिव यहां होगा, वो अपने आप में किस डिग्री के अंदर होगा भाई? पॉजिटिव डिग्री के अंदर होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो एज डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको आप नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये सो डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको केवल केवल आप नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो बस मेरे भाई एज डॉट डॉट एज वाले में आपको ये चीजें इतनी याद रखनी होंगी। बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सीधा आप आसानी से आंसर लगा सकते थे कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री वाली बात लगानी पड़ेगी, यानी ऐसा कोई वर्ड यहां चुनना पड़ेगा जो पॉजिटिव डिग्री को रेफर करता हो। अब यहां पे देखो, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ऐसे ही मोर की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिव को दिखाता है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब देखो, मच हो और मैनी हो, ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के लिए आ जाते हैं। बट लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो जो मच होता है ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, और आपका जो मैनी होता है ये काउंटेबल के लिए आता है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई बुक जो है वो इस सीरीज में कैप्टिवेटेड कर रही है रीडर्स को, तो कैप्टिवेट करना तो एक तरीके से लोगों को लुभाना हो गया ना। तो ये काउंटेबल नेचर में थोड़ी ना यूज हो रहा है, ये तो अनकाउंटेबल नेचर में है। अगर अनकाउंटेबल नेचर में है तो यहां पर मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है ना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आपको याद होगा जब मैं 5 दिन 5 मॉक टेस्ट वाली सीरीज करा रहा था मेंस के लिए, तभी मैंने आपसे कहा था कि भाई एडजेक्टिव चैप्टर को मोस्ट ऑफ दी बिल्कुल सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना, इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एसएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछती है। कहा था ना, कम से कम मैंने आपको 5 से 4-5 चैप्टर मैंने बताए थे मेन, और मैंने कहा था कि उनको बढ़िया तरीके से तैयारी पे रखना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। आप नोटिस करो, पीछे 10th चैप्टर मैंने बताया था, उससे भी देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे अभी। ठीक है, तो इसलिए जो चीजें बताई जाती हैं बस उन्हीं को अच्छी तरीके से तैयार करना होता है आपको, और चीजें आपको वहीं से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनरस वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखो, फिर से वही बात मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी वर्ड का एंटोनियम बताना हो, सिनोनियम बताना हो, आपको दो चीजें अगर पता है तो आप किसी भी वर्ड का एंटोनियम सिनोनियम आसानी से निकाल लोगे। एक तो उस वर्ड का मीनिंग, और दूसरा मेरे भाई उस वर्ड की कॉनोटेशन, कि वो पॉजिटिव कॉनोटेशन का है या नेगेटिव कॉनोटेशन का है। अब जैसे अगर हम बात करें, जेनरस वर्ड का मतलब होता है काइंड हार्टेड, यानी कि उदार टाइप का व्यक्ति थोड़ा सा। तो भाई ये तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड हो गया ना। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो वर्ड नेगेटिव कॉनोटेशन का होगा वही मेरा आंसर होगा।
अब जैसे यहाँ पे मैग्नेनिमस वर्ड की मैं बात करूं तो ये भी उदार वगैरह के सेंस में आता है, एल्ट्रिस्टिक ये भी उदार के सेंस में आता है, यानी दोनों वर्ड पॉजिटिव कॉनोटेशन के हैं। बेनेवोलेंट ये बेनो रूट वर्ड सीधे सीधे उदारता के लिए आता है, तो ये भी मेरे भाई अपने आप में पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड हो गया। बट हमें तो एंटोनियम बताना है, नेगेटिव वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं हो सकते भाई। हमारा जो आंसर बनेगा वो सेल्फिश बनेगा। सेल्फिश का मतलब समझते हो ना? सेल्फिश का मतलब होता है वो व्यक्ति जो केवल अपना मोटिव देखे, बाकी और किसी से कोई मतलब ना रखे, उसे बस उसके काम पूरे होने चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया जाए भाड़ में, उसे कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको नोट्स करोगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, मतलब डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखी है, आपको इनडायरेक्ट में इसको बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आए या एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आए, आपका पूरा फोकस वर्ब वाले पार्ट पे होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो वर्ब वाले पार्ट से ही मिल जाएंगे आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन में आपको चीजें इधर उधर की भी चेक करनी पड़ सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में जो आंसर होगा वो वर्ब वाले पार्ट से ही आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अब यहां पे मैं समझ गया कि रिपोर्टेड जो एक तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है वो पास्ट में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, तो बस मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर सिंपल पास्ट अप्लाई होना चाहिए, और इज आर एम किस में बदल जाता है, वॉज वर में। क्या यहां वॉज वर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां वॉज वर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां वॉज वर है, नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में वॉज दे रखा है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड। सिंपल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, अगर आप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्जाम 2025 के लिए आप देने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने फाउंडेशन बैच के अंदर कुल 50 क्लासेस आपकी ली हैं। उन 50 क्लासेस के बाद आप अपने आप को एक बेहतरीन स्थिति में पाएंगे। मैं जीरो से लेके चला हूं उसके अंदर, और हर लेवल को मैंने उसमें टच कराया है। आप मेंस लेवल तक उसमें देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, ये आप मुझे बताओ, क्या ये चीजें मैंने उसमें नहीं सिखाई हैं आपको? आप मेरा फाउंडेशन बैच खोल के देखना, उसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, फिलर का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डैश आर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। अब यहां पे आप मुझे बताइए, आपको याद होगा मैंने डिपेंड वर्ब को सीधे सीधे बताया था, और मैंने कहा था कि डिपेंड वर्ब के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो ऑन आती है और एक मेरे भाई अपॉन आती है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, या तो ऑन दे रखा होगा या अपॉन दे रखा होगा। डिपेंड ऑन समथिंग भी होता है, डिपेंड ऑन समबडी या अपॉन समबडी भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑन या अपॉन दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही सही होती हैं। और ये समबडी के साथ में आप इनको लगाओ, चाहे मेरे भाई समवन के साथ लगाओ या समथिंग के साथ लगाओ, ये सभी के साथ आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए, ऑन और अपॉन में से क्या नजर आ रही है आपको? तो आप कहेंगे भैया जी अपॉन नजर आ रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहां पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहां पे आपको बताना है कि स्पेलिंग कौन सी गलत दे रखी है। देखो भाई सबसे सिंपल बात है, निप्ड लिखने की कोशिश की जा रही है, हम पढ़ के बता सकते हैं। तो निप स्पेलिंग इसमें दे रखी है, क्या ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, यहां पर भी गलत दे रखी है। तो आपको बताना है कि उस जो गलत दे रखी स्पेलिंग है उसको ठीक करना है, यानी उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें स्पेलिंग ठीक दे रखी हो। तो जाहिर सी बात है, अगर स्पेलिंग को करेक्ट करने की बात हो रही है, हमें उस स्पेलिंग को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में दी गई 3 स्पेलिंग गलत दे रखी हैं, एक स्पेलिंग ठीक दे रखी है। तो जो स्पेलिंग ठीक दे रखी है वही हमारा आंसर होगा। अब बताओ कौन सा हो सकता है भाई? निब्ड ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से भी नहीं लिखा जाएगा, डबल आई भी नहीं बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
ठीक है, ये एक ईडियम होती है, निप एट द बड। बाकी आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये PQRS का आपका क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए इसके ऑप्शन इस पे नहीं रखे हैं, वो नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो वही चीज जो मैं आपसे कहता हूं हमेशा, PQRS का क्वेश्चन करते समय बस उसी को आपको अप्लाई करना है। आप नोटिस करो, मैंने आपसे हमेशा कहा है डायरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं भागना है, यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, पहले ऑप्शन देख लेने कि ऑप्शन आपके क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, आपका आंसर डी से शुरू हो सकता है, आपका आंसर सी से शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है और ए से शुरू हो सकता है। आपका आंसर किसी भी कीमत पे बी से शुरू नहीं हो सकता। तो भाई बी वाली स्टेटमेंट को मैं क्यों रखूंगा आगे, आप इसमें नोटिस करो। और बाकी मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि भाई जो भी बात आपकी ओपनिंग बन रही होगी वो कहीं ना कहीं अपने आप में किसी ना किसी चीज को इंट्रोडक्ट कर रही होगी, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हमेशा ओपनिंग स्टेटमेंट बनता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट? तो मेरे भाई क्या यहाँ पे साइकोथेरेपी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, पहले ए वाली स्टेटमेंट के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है, और इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर भी ए से ही शुरू होगा और किसी से हमारा आंसर शुरू नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका राइट? जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी मैं आपको पूरा प्रूफ भी करा देता हूं। आप समझो, यहाँ पे साइकोथेरेपी एक रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है, फिर इसी रिलेशनशिप को यहाँ पे द आर्टिकल से दिखाया गया है, यानी इसी वॉलंटरी रिलेशनशिप की फिर आगे बात हुई है, यानी ए के तुरंत बाद बी का पेयर बनेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इस रिलेशनशिप का पर्पस बताया गया है आगे। तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि भाई जो पेयर बनेगा वो पहले ए आएगा फिर सी आएगा, क्योंकि मैंने कहा ए के बाद बी आना है, तो ए के बाद तुरंत बाद बी नहीं आएगा, पहले आएगा सी फिर बी आएगा आपका। समझ में आई बात? तो यानी कि जो आंसर हमारा बनेगा उसको निकालने में बहुत आसानी थी, फोर्थ वाला। ठीक है ना? तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो मैं एक वो अप्रोच बता रहा हूं कि आप इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते। पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए बस आपको ये देखना था, डायरेक्ट इस पे नहीं भागना था। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने थे, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाता कि चारों की चारों अलग ओपनिंग है, इसका मतलब सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़नी है, आंसर आ जाएगा। और ओपनिंग स्टेटमेंट केवल ए वाली बन रही थी और वो एक ही ऑप्शन में दे रखी है फोर्थ वाले में, तो आसानी से आंसर निकल जाता, ज्यादा चेक ही नहीं करना था इसको। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टिव पैसिव का, इसका आंसर करना। देखो भाई इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। वही चीज बार बार मैं बता रहा हूं, एक्टिव पैसिव का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आए तो वर्ब वाले पार्ट पे फोकस रखा करो ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका पैसिव में मुझे वॉज वर्ब चाहिए। क्या यहां दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या यहां दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या यहां दे रखा है? नहीं दे रखा। तीन ऑप्शन कट गए, तो जो बच गया भाई हमारा आंसर है। भाई ये देखो इसमें दे रखा वॉज वर्ब, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और अगर मैं बात करूं सीजीएल मेंस 2024 में जो दो शिफ्टें आपकी हुई हैं, दोनों की दोनों शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डायलॉग कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है और इसमें पूरा डायलॉग कंप्लीट नहीं करवा रहा, बस आपसे क्या कह रहा है कि जो पर्सन बी है उसका डायलॉग कंप्लीट करने के लिए ना आपको फिलर वाली जगह पे एक ईडियम रखनी है। अब बताओ वो कौन सी आ सकती है? तो देखो मैं तो वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं ये डायलॉग पढ़ना भी प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, क्या हॉट फीट करके कोई ईडियम होती है? आप कहेंगे नहीं होती भैया जी। क्या कोल्ड हैंड करके कोई ईडियम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या कोल्ड फुट करके कोई ईडियम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। एक ईडियम होती है मात्र इकलौती, कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है टू हैव फियर, यानी कि डर लगना। ठीक है ना? यानी कि थोड़ा बहुत अगर किसी को डर लगता है तो हम कहते हैं कोल्ड फीट, यू हैव कोल्ड फीट। तो एक ही वर्ड था जो अपना अपने पूरे आप में ईडियम बना रहा था।
तो एक ही ऑप्शन तो था जिसके अंदर सही ईडीएम दे रखी थी। तो इनको ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाएगा देखने को, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते तब भी आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते थे सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों तो ईडीएम थी ही नहीं ना, केवल एक ही ऑप्शन था जो ईडीएम था। बाकी पढ़ने की जरूरत पड़ती तो आप ऐसे पढ़ते। पर्सन ए का क्या डायलॉग है, आई एम सो नर्वस आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। भाई मैं बहुत नर्वस हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कल स्पीच दे पाऊंगा या नहीं। तो ऐसा वो यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे वो एक तरीके से सजेस्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं स्पीच दे भी पाऊंगा कल या नहीं दे पाऊंगा। फिर आगे देखो, कह रहा है यू आर जस्ट गेटिंग, तो फिर पर्सन बी का डायलॉग क्या है, यू आर जस्ट गेटिंग। भाई तुम ना थोड़ा सा डर रहे हो, बाकी तुमने अच्छे से इसके लिए तैयारी की है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तुमने इसके लिए तैयारी की है, आप बस थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो उसी के लिए कोल्ड फीट ईडीएम यूज की जाती है। तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मीनिंग से करो, मीनिंग से भी हो जाएगा। आप डायरेक्ट मेरी तरह जो अप्रोच मैंने बताया वो लगाओगे, उससे भी हो जाएगा। बट वही बात है, जो बच्चा डायरेक्ट अप्रोच लगाने पे जाएगा ना, वो विद इन सेकंड करके ले जाएगा इस क्वेश्चन को, और बाकी जो है मीनिंग वगैरह से करोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न रहा है और इसको शायद चैलेंज भी किया जाएगा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका दिक्कत ये हुआ कि जो बच्चों ने पेपर, देखो पेपर का मोड होता है इंग्लिश और हिंदी, मतलब पेपर को बच्चे दो तरीके की लैंग्वेज में अटेम्प्ट करते हैं, एक तो हिंदी लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हुआ ये था इस प्रश्न पे कि जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट किया उनके लिए यहाँ पे द आर्टिकल लगा के दिया गया, और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में अटेम्प्ट किया वहां द आर्टिकल दिया ही नहीं गया। तो हुआ क्या, फिर ये चीजें जस्टिफिएबल नहीं रही। तो अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे द आर्टिकल लगाया हुआ है तब तो मेरे भाई हम बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ नाउन दे रखा है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यहाँ ब्रैकेट में आएगा वो एडजेक्टिव ही आएगा, और द आर्टिकल लगा हुआ है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल कौन सा आएगा। चलिए भाई, तो बाकी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि द आर्टिकल के साथ जो हम डिग्री अप्लाई करते हैं वो अपने आप में कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है भाई, तो आप कहेंगे भैया यहाँ तो एडवर्ब लगा रखी है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये वाली कंपैरेटिव डिग्री है। तो केवल एक ही ऑप्शन में हमें सुपरलेटिव डिग्री नजर आ रही है, डी वाले ऑप्शन पे, जो कि क्या हो जाएगा अपने आप में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप इसका मीनिंग वगैरह जाएंगे तो यहाँ पे जो अपना मीनिंग निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि जो आम है ना वो सबसे स्वादिष्ट फल है फलों के अंदर। इसका जो एक तरीके से पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर चीजें इंक्लूडेड हैं, हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि फलों में सबसे ज्यादा, भाई वो फल ही है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक है, बिल्कुल अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे बच्चे यहाँ पे ए आर्टिकल लगाने के भी पक्ष में थे बट ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो दा दे रखा है वो ठीक है, दा के हिसाब से यहाँ सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। ठीक है, और बाकी जो हिंदी वालों के लिए टाइपिंग एरर में रहा है तो आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल जाएगा, इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन पे। हालांकि जिन बच्चों ने स्वीटेस्ट लगाया है वो यहाँ पे आंसर ठीक माना जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए तो क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि आप समझो जब आप यहाँ पे कोई आर्टिकल ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैंने कहा हिंदी वाले में क्या था, कोई आर्टिकल दिया ही नहीं था, सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ था ऐसे करके द मैंगो, और ये आपका हटा दिया था ऐसे करके, यानी ऐसा क्वेश्चन था बिल्कुल, केवल बस ऐसे द मैंगो इज डैश फ्रूट। अब उसमें बताओ, और उसमें भी आंसर लगा रखा है एग्जामिनर ने स्वीटेस्ट, तो इसका मतलब ये था कि एसएससी से वहां पे टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है, बट वो क्वेश्चन चैलेंज किया जाएगा तो बेनिफिट टू ऑल जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें ये क्वेश्चन मिला है क्योंकि हमने इंग्लिश वाली पीडीएफ से क्वेश्चन टाइप किए हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन स्वीटेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहील। इसका मतलब होता है कि एकदम से ना चीजों में जो हो जाता है, एकदम से वायलेंट एकदम हो जाती हैं चीजें, अचानक से एकदम जो बदलाव हो जाए चीजों में। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई होता है ना एकदम शांत बैठा हुआ है, कोई चीज बिल्कुल शांत है लेकिन एकदम से उसमें बहुत ज्यादा एकदम से उसमें उफान आ जाए चीज में, तो वो जो सडन और जो वायलेंट चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एकदम से
उथल पुथल हो जाना। तो वो जो उथल पुथल होती है उसी को मेरे भाई इंग्लिश में कहा जाता है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस उसको कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड ऑप्शन। तो सडन और वॉयलेंट चेंज जो होता है उसको टर्ब्यूलेंस कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक तो यार ये बार बार स्क्रीनशॉट की प्रॉब्लम, 1 मिनट दी। चलिए भाई, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रैंक्विलिटी वर्ड और सरीनिटी और इक्वेनिमिटी, ये जो तीनों वर्ड आपको दे रखे हैं ये शांति के ही सेंस में आते हैं। तो आप ये मान के चलिए ये तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम है। तो ये तीनों तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते थे। ठीक है भाई, बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है भाई। ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा परेशान किया लोगों को। कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन का मैं फिर से वही कहूंगा कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाओगे कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस रहेंगे आपके। आपको कंफ्यूजन को खत्म करना है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे भागना ही नहीं है। आपको पहले ऑप्शन को एनालाइज करना है और ये देखना है कि आपका आंसर किस चीज से शुरू हो सकता है। आप नोटिस करो, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आंसर ए से शुरू हो सकता है, दूसरा कह रहा है आंसर डी से शुरू हो सकता है, तीसरा कह रहा है कि आंसर बी से शुरू हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, तीसरा कह रहा है कि आंसर बी से शुरू हो सकता है और चौथा भी कह रहा है कि आंसर बी से शुरू हो सकता है। यानी कि 4 में से 2 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि आंसर बी से शुरू होगा और 2 ऑप्शन अपनी अलग राम कथा गा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आंसर बी से शुरू होगा। तो पहले क्यों ना बी वाली को ही चेक कर लिया जाए। अब देखो कह रहा है इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, यानी अपनी जिंदगी को एक तरीके से लिवेबल बनाने के लिए, जिसे जिया जा सके ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यार ओपनिंग स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, अपनी जिंदगी को लिवेबल बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी बी ही बनेगी, ये बात पता चल चुकी है हमें। अब लेकिन क्या अपनी जिंदगी को लिवेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या चीज की जरूरत है भाई उसको करने के लिए? इट रिक्वायर्स, जरूरत है। किसे जरूरत है भाई? इन ऑर्डर टू लाइफ, लाइफ को लिवेबल बनाने के लिए जरूरत है। तो लाइफ के लिए यहां जो एक प्रोनाउन लगाया गया है वो इट लगाया गया है। इसका मतलब ये बात तय है कि बी के तुरंत बाद ए का पेयर बनेगा। भाई बी से हमारे 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे थे, ये तो ऑप्शन बी से शुरू ही नहीं थे। अब बी के बाद यहां डी का पेयर है, यहां ए का पेयर है, हमें कौन सा चाहिए? बी के बाद ए का। तो आंसर फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर होगा थर्ड वाला। सिंपल है भाई, समझ में आई ना बात? बाकी आप इसके बाद देखोगे यहां पे कह रहा है इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेंस, और उसके बाद जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव और नाउन का पेयर है, तो इसके साथ एंड अगर कंजंक्शन लगाओगे तो सिमेट्री बनेगी। आपको बताया था एंड क्या करता है, अपने आसपास चीजों को जो जोड़ेगा वो सेम सेम चीजों को जोड़ेगा। तो ये देखो एडजेक्टिव और नाउन यहां पर भी है, तो इसके तुरंत बाद फिर क्या चीज आ जाएगी? ये आ जाएगी भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें बी के बाद ए आएगा, फिर मेरे भाई डी आएगा। देखो यहाँ पे बी ए डी और फिर सी, तो बी ए डी सी का पेयर बनेगा यहाँ पे। सिंपल है भाई, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं भाई कैसे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच बतानी है, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो इनडायरेक्ट में दिया गया है। तो सारे के सारे जो चेंजेस होंगे जस्ट आपको उनका रिवर्स गियर डाल देना है, यानी बैक कर देना है उनको। तो आप ये समझो यहां इन्फॉर्म्ड आपको दे रखी है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो जाहिर सी बात है इधर टेंस संबंधी बदलाव हो चुके होंगे। भाई हो गए ना इधर तो टेंस संबंधी बदलाव, तभी तो ये इनडायरेक्ट में है। तो आप मुझे ये बताओ ये हैड बीन पोस्टेड कब बना होगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये अपने आप में हैड प्लस थर्ड फॉर्म नजर आ रहा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। और आपने हमें बताया था पास्ट परफेक्ट बनने के 2 कंडीशन होती है, एक तो आपका डायरेक्ट में या तो पास्ट इंडेफिनिट रहा हो, या मेरे भाई आपका डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट का परफेक्ट रहा हो। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट बन ही नहीं सकता इनडायरेक्ट में। तो आप मुझे बताओ क्या आपको कहीं पे पास्ट इंडेफिनिट नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा। यानी कि अब ये बात तय हो गई कि आंसर के अंदर हमें जो चीज मिलनी चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। क्या यहां पर है? तो यहां तो बीइंग दे रखा है
और मैंने आपको क्या बताया था, बीइंग कभी भी दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए भाई, तो मैंने कहा कि अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें भाई पास्ट इंडेफिनिट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यानी जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट दिखना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं दे रखा और यहाँ भी नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ बीइंग दे रखा है तो इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, नहीं चाहिए। इसके अंदर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो ये भी नहीं चाहिए भाई। अब आप देखो कि दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, जब यहाँ पास्ट हो रखा है इनडायरेक्ट के अंदर, तो डायरेक्ट के अंदर तो पास्ट होना बिल्कुल लाजमी है भाई। बट यहाँ तो आपने इनफॉर्म्स लगा दिया, तो ये तो प्रेजेंट कर दिया आपने, तो ये भी बात गलत हो गई। यानी आंसर हमारे क्वेश्चन का जो बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लीजरली का आपको बताना है मीनिंग। देखो लीजर का मतलब क्या होता है, लीजर का मतलब होता है जब कोई काम ना आप बहुत आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल करना चाहते हैं या करते हैं किसी काम को, तो उसको लीजरली कहा जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है ही वॉक्ड लीजरली टूवर्ड द एंट्रेंस। तो जैसे मान के चलो ये कहीं का एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब एक दरवाजा जहाँ पे आपको अंदर जाना है, तो ये एंट्रेंस है कहीं का। और ये कोई महाराज जी हैं, ये कोई है एक व्यक्ति भाई साहब, ये कोई व्यक्ति है, ये और ये इस एंट्रेंस की तरफ भाग के नहीं जा रहे हैं, ये पता है कैसे जा रहे हैं, खुटम खुटम करते हुए बहुत आराम आराम से चल के इस एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, आराम आराम से चल के। तो जब कोई व्यक्ति बिना जल्दबाजी किए बहुत आराम से धीरे धीरे चल के कोई काम करता है तो उसको लीजर कहा जाता है। लीजर का मतलब ही होता है आलसीपन से कोई काम करना, यानी बहुत आराम आराम से। ठीक है, तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे थर्ड वाला ऑप्शन, विदाउट मेकिंग हेस्ट। ठीक है, विद किक स्टार्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी से कोई काम करना, हेस्टली, रीअश्योरिंगली, ये सारे के सारे यही मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच बतानी है, यानी इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है और डायरेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले वही चीज मैं हमेशा कहूंगा, वर्ब वाला पार्ट पकड़ो और अपने आप में थोड़ी सी एक चीज और भी इनहेंस करो कि भाई जो हिंट आपको मिलती जाए उसको पकड़ो और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को करने का, कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे बहुत ध्यान दो। अब भाई जैसे ये समझो, यहाँ पे अगर आप हिंट पकड़ोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा ये वाले पार्ट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वर्ब वाला पार्ट चेक करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी गलतियां दिखाई देंगी और आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। जैसे आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रखा है दोज राइट्स, तो आप जानते हो कि अगर दोज यहाँ दे रखा है तो जरूर डायरेक्ट के अंदर दीज रहा होगा, क्योंकि दीज ही अपने आप में दोज में बदलता है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ तो देर कर दिया, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ भी दीज दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे एंड कंजंक्शन दे रखा है, बट आप नोटिस करो एंड कंजंक्शन यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, बट यहाँ टू पुट कर दिया, तो भाई ये भी चीज गलत हो गई। अब ऐसे ही अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो मेरे भाई यहाँ पे आपको टू प्रेपोजिशन लगाने के बाद फिर दोज रोइड्स ये उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बट लेकिन यहाँ पर तो आपने एंड को टू प्रेपोजिशन दी ही नहीं है सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो ये भी गलती हो गई भाई। यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बचा है वो एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना इतना आसान है, क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रोनाउन चैप्टर से क्वेश्चन है। अगर आप प्रोनाउन चैप्टर जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। कैसे भाई, आप एक बात बताओ, क्या आपको हमने नहीं बताया है कि भाई अगर किसी लड़की का नाम है, कोई लड़की की बात कर रहे हो, तब आप उसके लिए प्रोनाउन जो यूज करते हो वो सी वाले प्रोनाउन यूज करते हो, और जब किसी लड़के की बात होती है तब आप उसके लिए कौन से प्रोनाउन यूज करते हो, ही वाले प्रोनाउन यूज करते हो। और अगर कोई ऐसा है जिसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, या आप किसी जानवर की बात करते हैं, किसी पक्षी की बात करते हैं, तो उस केस में, या किसी चीज की बात करते हैं तो उसके लिए आप इट वाले प्रोनाउन यूज करते हो। हाँ, वो बात अलग है कि इनका सभी का जो प्लूरल होता है वो दे वाले प्रोनाउन के साथ बनता है,
वो प्लूरल की बात है। लेकिन सिंगुलर के सेंस में तो ऐसा ही होता है ना, लड़की के लिए सी वाले प्रोनाउन, लड़की के लिए ही वाले, और बाकी जो अपन के जो चीजें बच गई उनके लिए इट वाले प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर मिस्टर अमित कुमार कौन है, बताओ जरा। तो आप कहेंगे भैया जी ये जो मिस्टर अमित कुमार हैं ये तो एक बॉय है, एक लड़का है, एक मैन है। तो भाई इनके लिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज जरूरत पड़ेगी, लाइक पोजीशन दिखाने के लिए, या फिर नॉर्मली कोई प्रोनाउन वगैरह यूज करना होगा, या आपको डेटरमिनर इनके लिए यूज करना होगा, तो वो कौन सा यूज करोगे? तो आप कहेंगे भैया ही वाले ही तो आएंगे। भाई पोजीशन दिखानी है, उनकी ऑनेस्टी की हम और उनके डिसेंट बिहेवियर की अगर बात कर रहे हैं तो मिस्टर अमित कुमार का ही तो है वो, यानी हमें यहाँ पे पोजीशन की बात करनी है। तो भाई यहाँ पे जो आप पजेसिव डेटरमिनर या जिससे आप पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हो वो लगाओगे तो वो बॉय वाला लगाओगे ना, तो यहाँ ही का पजेसिव केस आएगा। अब ही का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है क्या? तो आप कहेंगे भैया ये तो सी का होता है, तो ये तो नहीं बनेगा। इट तो होता ही नहीं है, गलत, इट्स होता है पजेसिव केस भाई, ये होता है आपका, तो ये भी नहीं है। तो ना तो ये आंसर बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? इस ईडियम का मतलब होता है कि आपने वो सब कुछ किया जो आपको सफलता दिला सकता था, यानी किसी चीज में सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, उसी के लिए कहा जाता है पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स। ये ईडियम होती है पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स, जिसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी किसी चीज को सक्सेसफुल कराने के लिए आप जो कर सकते थे वो सब करें, उसको कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनियम बताना है एक्यूमुलेटेड वर्ड का। देखो एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, यानी संग्रहित कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो आप अगर नोटिस करोगे चीजों को इकट्ठा करना, तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे वंच दे रखा है, गार्नर्ड वर्ड दे रखा है, और आपको स्पेयर्ड वर्ड दे रखा है, स्कैटर दे रखा है। तो ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो मेरे भाई इस एक्यूमुलेटेड की तरह ही मीनिंग करते हैं। चाहे वो गार्न करना हो, वंच करना हो, बंच मतलब गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो उसके अंदर चाबियां बिल्कुल इकट्ठी होती है, नहीं होती हैं, अलग अलग थोड़ी ना होती हैं। गार्न करना भी यही होता है, गार्नर करना। तो मेरे भाई ये तीनों ही वर्ड आपके आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका मतलब इकट्ठा करने के सेंस में है। जब हम एंटोनियम की बात करेंगे तो वो फैलाने का सेंस देगा। अब फैलाने का सेंस देगा तो गैदर इकट्ठा करना होता है, स्कैटर करना इसका राइट आंसर बनेगा। स्कैटर करने का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, स्कैटर करना होगा, स्प्रेड करना हो गया, ये सब फैलाने की तो सेंस देते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, पैसिव वॉइस बताना है इस क्वेश्चन का भाई। देखो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो ये भी थोड़ा सा लोगों ने कहा कि भाई ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इसके बारे में मैं यही बात कहूंगा, यहाँ पे एसएससी ने क्वेश्चन को टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं की है, ये इतनी चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लेकिन एसएससी ने क्या किया, बेचारा जो भी बंदा यहाँ पे टाइप कर रहा होगा तो उसने डायरेक्शन टाइप करने में दिक्कत कर दी। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पैसिव में दिया गया है, क्योंकि आपको क्या बताया है, अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म कहीं बन रही है तो वो अपने आप में 99% केस में क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है भाई। ठीक है ना। हाँ एक केस ऐसा होता है जो कि अपने आप में पैसिव वॉइस नहीं भी होती है, वो एडजेक्टिव वाला केस हो जाता है, फिर तो वो चीज अलग है। लेकिन 99% केस में तो पैसिव वॉइस ही बनेगा ना। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है वो पैसिव वॉइस में दे रखी है, तो यहाँ एग्जामिनर को टाइपिंग मिसप्रिंट करा दिया उसने, यहाँ पैसिव की जगह एक्टिव लिख के देना चाहिए था, और जैसे ही वो एक्टिव लिख के देता क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। बट लेकिन टाइपिंग मिसप्रिंट है यहाँ पे एसएससी का। तो इस क्वेश्चन को देखो भाई, मैं सीधे सीधे कहूंगा भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आए हैं तो आपने ध्यान से चीजों को डायरेक्शन, वैसे एसएससी की गलती है ऐसा नहीं, गलती नहीं है एसएससी की भाई, ठीक तरीके से तुमको टाइप करना चाहिए, क्योंकि बच्चा डायरेक्शन देख के ही तो काम करेगा। लेकिन भाई मैं ये भी बात जानता हूं कि बच्चा इतना भी वो नहीं है कि डायरेक्ट एकदम भाग पड़ेगा आंसर देखने के लिए। यार सीधे सीधे देखना चाहिए ना तुमको कि यहाँ पे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। अब आप आंसर में चेक करोगे तो कहीं पे भी आपको पैसिव वॉइस दिखाई दे रहा है, बताओ।
तो जाहिर सी बात है ना कि एग्जामिनर एक्टिव ही पूछना चाह रहा है। अब आप इसका एक्टिव वॉइस देख लो, निकाल लो आसानी से। तो ये वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, मतलब एक्टिव वॉइस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। क्या यहां दे रखी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब? नहीं दे रखी, यहां तो आईएनजी वाली है, यहां भी आईएनजी वाली है, यहां फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, सेकंड वाले के अंदर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, अगर किसी को चैलेंज करना हो तो वो वैसे कर सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का ही इसमें हेर फेर किया गया है एसएससी के द्वारा। टाइपिंग का एरर है, तो इसको एसएससी मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। कंट्रोवर्शियल तो है ये चीज भाई, ठीक है। बाकी आंसर वगैरह लगाने में एसएससी ने कोई गड़बड़ नहीं की है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को मेरा मानना यह है, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट रहा होगा तो बहुत मुश्किल केस ही है कि किसी बच्चे का ये गलत हुआ हो, वरना मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चों ने इसको ठीक ही किया होगा। डायरेक्शन देख के ही बच्चा समझ गया होगा कि एसएससी ने, चलो कोई नहीं, गलतियां करती रहती है, वो तो गलतियों का पिटारा है वो तो, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे वो इसको देख के ठीक ही किया होगा मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने, क्योंकि इतना टफ भी नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ थोड़ी ना था, बस वो डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा बच्चे डाइवर्ट हो गए हों तो गड़बड़ हो गई होगी, वरना किसी बच्चे का गड़बड़ नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराजंबल का है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर वही बात, ये पैराजंबल नॉर्मल वाला नहीं है, ये पैराजंबल ऐसा है कि इसमें लाइन 1 और लाइन 6 इन दोनों को रखा गया है फिक्स, और इन दोनों के बीच में आपको 4 लाइन रखनी है। यानी ऐसे क्वेश्चन के अंदर होता यह है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, यानी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसका कुछ भाग आपको दे दिया जाता है और आपको उसके आगे से चीजें फिट करनी होती हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें पहली वाली लाइन आपको थोड़ी सी दे दी है, यानी आपको हिंट दे दिया है कि भाई हम इस चीज के बारे में इंट्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी इस चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है इंडिया हैज बीन अ लैंड, तो यार जाहिर सी बात है, यहां पे कह रहा है कि इंडिया एक तरीके से क्या है, हैज बीन अ लैंड, जहां एक प्रकार की यहाँ पे क्या उसको जमीन के सेंस में कहा जा रहा है कि जो भारत है वो एक जमीन है, जहां किस चीज की, फिर वो उसको बताना है। तो लैंड है, लैंड ऑफ व्हाट, यानी जो एक तरीके से भूमि है वो किस चीज की भूमि है उसको बताना है। तो अगर हम बात करें किस चीज की है, तो उसको बताने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो लैंड के तुरंत बाद ए वाली स्टेटमेंट, यानी जो पी वाली बात है, ये तो नहीं आ सकती। लैंड एंड द लर्नेड मैन, भाई इंडिया मैन कैसे हो सकती है? इंडिया तो एक कंट्री का नाम है, तो ये सेम बात तो नहीं है, यानी आंसर पी से किसी कीमत पे शुरू नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, आंसर पी से शुरू नहीं होगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे एस, क्यू और आर, देखो अगर इस क्वेश्चन की सिर्फ आंसर निकालना था तो मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए तो आपको मात्र 5 से 10 सेकंड का समय बहुत था। आप कहेंगे हैं भैया जी, पी क्यू आर एस का क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? अरे यार, आपको तरीका बताया है या नहीं? आपसे क्या कहा था? डायरेक्ट स्टेटमेंट पे भागना ही नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका आंसर किस चीज से शुरू हो सकता है, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या बन सकती है। माना ये पहली और 6 वाली बात फिक्स दे रखी है, लेकिन फिर भी तो आपको अपने माइंड में कनेक्ट तो करना होगा ना कि कौन सा कनेक्ट कर सकता है। तो आप नोटिस करो, आपका आंसर एस से शुरू हो सकता है, आपका आंसर क्यू से शुरू हो सकता है, आपका आंसर पी से शुरू हो सकता है और आर से शुरू हो सकता है, यानी चारों ही लाइन से आपका आंसर शुरू हो सकता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको केवल वो वाली लाइन ढूंढनी है जो इसके साथ एकदम फिक्स बैठ जाए, इसके साथ फिक्स बैठ जाए। तो इंडिया हैज बीन अ लैंड, लैंड ऑफ समथिंग होगा, यानी किसी चीज की भूमि। तो किस चीज की भूमि? लर्निंग की भूमि, थ्रू द एजेस, यानी कि बहुत युगों से जो इंडिया रही है वो किसकी भूमि रही है? एक तरीके से लर्निंग, यानी जो एक तरीके से विद्या है उसकी भूमि रही है। तो मेरे भाई ये बात तय है कि आंसर क्यू से शुरू होगा, और केवल एक ही आंसर है जो आपका क्यू से शुरू हो रहा है, सेकंड वाला। तो आंसर लगाने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेकंड वाला क्वेश्चन आप विद इन सेकंड इसका आंसर लगा सकते थे, सिर्फ तरीका अगर आप फॉलो करते। बाकी अगर मीनिंग निकाल के लगाते भाई, तो आपको लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लगना था, कोई नहीं बचा सकता था इससे ज्यादा समय लेने से। आपको ये लगेगा ही लगेगा आपको, अगर आप मीनिंग निकाल के इसको करने जाते तो।
तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं PQRS का क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट पे मत भागना, एक बार ऑप्शन को एनालिसिस कर लेना अच्छे से, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पूरा पूरा पढ़ना जरूरी नहीं होता, आपको सिर्फ आंसर निकालना होता है। वहां पे पेपर में जाके आपको टीचर नहीं बनना होता, समझ रहे हो ना, ये बात है। बाकी आगे चलते हैं भाई, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से, कितना बड़ा क्वेश्चन कायदे में ये दे रखा है आपको, लेकिन मैं फिर से क्या कहूंगा, बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले इन चीजों को देखो ही मत, जो भी आपको लिखा हुआ दे रखा है देखो ही मत उसको। आप ये देखो कि आपके ऑप्शन किस चीज से शुरू हो रहे हैं। तो आप देखो आपका आंसर जो है डी से शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है और मेरे भाई ए से शुरू हो सकता है। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो मेरा आंसर है वो किसी भी एक से शुरू हो सकता है। तो मुझे क्या करना है ऐसे केस में, मुझे ऐसे केस में सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है और भाई मेरा आंसर मेरे हाथ में। ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढते ही आपका आंसर आपके हाथ में। अब आप मुझे बताओ, ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी उसके अंदर ना किसी चीज के बारे में इंट्रोडक्ट किया जा रहा होगा, किसी ना किसी चीज के बारे में बताया जा रहा होगा। तो आप मुझे बताइए कहां पे बताया जा रहा है। कह रहा है एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, नहीं भाई यहां पर तो ये बात बिल्कुल भी नहीं जमेगी। फिर कह रहा है लार्ज एमएनसीज इन गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर्ड देयर प्रोजेक्ट्स, क्या ऐसे करके बोल सकते हैं भाई। तो अगर हम बात करें लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री, तो हाँ इस तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे लार्ज एमएनसीज की बात की गई, फिर उसके बाद उसको ना डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया कि हम इसकी ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बात तय है कि ओपनिंग स्टेटमेंट बी होगी और बी के बाद उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जा रहा है कि हम दीज लार्ज एमएनसीज की बात कर रहे हैं विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो बी के तुरंत बाद सी का पेयर भी बनेगा भाई, बी ओपनिंग स्टेटमेंट और उसके तुरंत बाद सी का पेयर सेकंड ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, मतलब यही आंसर है। खत्म, कितनी सी देर लगी, अब केवल हमें आपको समझाने में समय लगा। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना समय नहीं देना था, ये क्वेश्चन भी मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़नी थी। अब आपको जैसे ही दिखा कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, इसके तुरंत बाद ये आएगा, खत्म, आंसर बी ऑप्शन लगा के तुरंत आगे बढ़ो। हाँ, अगर वही चीज, अगर आपके पास समय बच रहा है पेपर में, आपको लग रहा है कि आपके पास समय बच रहा है, तो भाई आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए आप इसको पूरा भी चेक कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा अगर एकदम से आंसर लगा के निकलना है तो भाई इससे बेटर अप्रोच और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी उसी का है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन किसका है, PQRS का। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा, पूरा एकदम से स्टेटमेंट पे नहीं भागना है, उनको नहीं पढ़ना है, इन चीजों को नहीं पढ़ना है डायरेक्ट। पहले आप ऑप्शन देखो कि आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अब इसमें देखोगे तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है 4 ऑप्शन हैं और चारों के चारों सी से शुरू हो रहे हैं। अब क्या आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने की जरूरत है, बताओ मुझे, क्या आपको इसके अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने की जरूरत है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल भी नहीं, हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहां पे ओपनिंग स्टेटमेंट सी होगी। तो हमें क्या करना है, बस अब सी के बाद पेयर बनाना है। तो आप समझो सी के अंदर एक पर्सन की बात हुई है जिसका नाम है सी हुआंगदी। तो सी हुआंगदी कोई चाइनीज का क्विन डायनेस्टी का फाउंडर था, उसके बारे में यहां पे बात हुई है भाई। उसने चाइना को यूनिफाइड किया था 221 BC में। तो सी हुआदी नाम का एक राजा हुआ था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके म्यूजियम की बात हुई है, ठीक है, यानी जो उसका मकबरा वगैरह था वो डिस्कवर किया गया, उसके बारे में बात हुई है फिर यहाँ पे आगे। तो यानी कि हम ये बात समझ गए कि पहले सी आएगा, फिर सी के तुरंत बाद डी का पेयर बनेगा, क्योंकि उसी के तो मकबरे की बात हुई है। ये देखो यहाँ पे हिज डिटरमिनर किसके लिए है, ये इसी के लिए लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सी के तुरंत बाद डी का पेयर बनेगा। भाई किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, बताओ जरा। फिर देखो उसके मकबरे की बात यहाँ पे हुई है, फिर उसमें बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80,000 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेस, यानी 8,000 उसके अंदर क्या थे, टेराकोटा आर्मी थी, जिसके अंदर 8,000 जो थे, जो एक तरीके से सैनिक थे और घोड़े थे उसके अंदर, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, आसानी से पूरा पेयर बन गया। सी के बाद डी आएगा, फिर तुरंत ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा।
कैसे पता चला कि ये आएगा? भाई एक बात बताओ, यहाँ पे मैन और हॉर्सेस की बात हुई है नॉर्मली, फिर आगे उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन, तो द आर्टिकल लगा के बात कर दी कि भाई ये वाली स्टेटमेंट पहले आएगी, इसके तुरंत बाद ये वाली आएगी। तो सीधे सीधे पूरा का पूरा हमने चेक करके बता दिया। हालांकि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते थे, कुछ आराम से इसको कर सकते थे विद इन सेकेंड, ठीक है ना। और बाकी एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा भाई, ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपका प्रेशर अलग होता है। स्टूडेंट का प्रेशर स्टूडेंट ही समझ सकता है, कोई शिक्षक नहीं समझ सकता उस प्रेशर को। तो ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं अभी आसान लग रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, बट लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो हम जानते हैं क्योंकि हम उस मेंटलिटी को फेस किए हुए हैं। और आप उस मेंटलिटी को फेस करते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा, इस चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो भाई मैं ये बात बिल्कुल जानता हूं कि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें आते होते हैं, बट हमारा जो एक तरीके से स्ट्रेस होता है उन चीजों को लेके वो इतना बढ़ जाता है कि हम आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कभी कभी। अभी तक मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 26 क्वेश्चन लगभग मैं आपको करा चुका हूं, और मेरे भाई मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो ज्यादा टफ हो। जो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था अभी तक का जो ज्यादा ही टफ लगा हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई थी, आप आराम से उनको टैकल कर सकते थे। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा भाई, एग्जाम में एक स्ट्रेस लेवल होता है बच्चे का जो कि बहुत ज्यादा बच्चे को एक तरीके से हेजिटेट कर देता है। कभी कभी बच्चा अंदर से कोल्ड फीटेड भी हो जाता है चीजों को लेके। तो भाई उन चीजों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वैसी चीजें हर बच्चा फेस करता है, इवन स्टूडेंट सारे ही फेस करते हैं उस चीज को। तो इस वजह से आते हुए भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली जो मेरा एक तरीके से रिव्यू है इस चीज को लेके वो मैं बता रहा हूं कि भाई अब तक हमने जो 26 क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था जो आप ना कर पाए हो। जो मैंने अपनी सीजीएल मेंस के लिए जो प्रैक्टिस क्लासेस ली थी उनके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। ये पूरे के पूरे जो 2 शिफ्टें आपकी हुई हैं इनका, और पूरी की पूरी वोकैबुलरी भी आपको कराई हुई थी, तो कुछ भी नहीं था बाहर का। बाकी सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, फिलर का क्वेश्चन है, कह रहा है वी शुड डैश अवे ऑल प्रिजुडिस टू लिव इन हार्मनी। प्रिजुडिस का मतलब होता है जो एक तरीके से जो बैड चीजें होती हैं, लाइक जैसे जो होती है ना कि आपने जो एक तरीके से पूरी अवधारणाएं होती हैं, जो बुरी अवधारणाएं होती हैं उनको त्यागना होगा भाई। तो अगर किसी चीज को छोड़ना है, लाइक त्यागने की अगर कहीं पे सेंस आ रहा है, तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी चीज को गिव अप करने का सेंस दे रहा है? तो अगर आप नोटिस करोगे ये वाला जो कास्ट होता है ये रेस के सेंस में आता है, यानी जाति वगैरह के सेंस में आता है। तो भाई ये तो नहीं आएगा। ये कॉस्ट जो होता है, ये जो बंदरगाह जो वगैरह नहीं होते हैं ना, आपके बंदरगाह वगैरह जो होते हैं उनके पास का जो एरिया होता है उसकी बात करता है, कोस्ट वगैरह। तो ये भी नहीं होगा भाई। ये वाला जो कॉस्ट होता है ये प्राइस की बात करता है, यानी मूल्य वगैरह की बात करता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक तरीके से थ्रू करने का मीनिंग आ रहा है, छोड़ने का मीनिंग आ रहा है। तो गिव अप करने के सेंस में कास्ट होता है। कास्ट का मतलब होता है फेंकना या फिर किसी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहां पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है द ट्रेनर ट्राइड टू गाउज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग बाय द सब्जेक्ट ऑफ आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये पूरी तरीके से अपने आप में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, बट उसको ना थोड़ा सा नए तरीके से पूछने की कोशिश की। उसको क्या किया गया, उसको एक सेंटेंस में पिरो दिया गया और उसको अंडरलाइन करके दे दिया गया कि आप भैया बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी। तो स्पेलिंग तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई थर्ड वाली स्पेलिंग सही होगी, गाउच। लेकिन इसके ना मीनिंग भाई इसका जो होता है वो मीजर करने के सेंस में आता है। मीजर करने के सेंस में इसका मीनिंग आता है भाई। यानी जब आप किसी चीज का आकलन करते हैं तो उसके लिए गौज करना कहा जाता है। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? थर्ड। यहाँ पे भाई तो कह रहा है भाई ट्रेनर ने क्या कोशिश की, ट्रेनर ने कोशिश की कि जो उसके लर्नर्स हैं यानी जो उसके विद्यार्थी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को मीजर करने की कोशिश की, मापने की कोशिश की कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था नहीं, उतनी ज्यादा खास नहीं थी। आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना था। ये गाउच की स्पेलिंग गलत दे रखी है, ये वाली होती है सही।
नेक्स्ट आ जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपका बढ़िया है और इस क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि आप पहले एक बार भाई सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जब जब भागोगे तब तब कंफ्यूजन का सामना करोगे। पहले आपको डायरेक्ट उस पे जाना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि भाई आंसर डी से शुरू हो सकता है, बी से भी शुरू हो सकता है, ए से भी और सी से भी। यानी बस मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़नी है और मेरा काम बनता। सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़नी है, मेरा काम ठीक हो जाएगा भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां पे ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि राइट आंसर बनेगा, जरा मुझे बताइए। बताइए जरा, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएगा। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे भाई कई सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी। तो ये अपने आप में कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपनिंग पार्ट नहीं बन सकेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपनिंग पार्ट बन सकता है। और कई सारे बच्चों ने इतना ही देखते हुए ए आंसर मार भी दिया होगा, ए से शुरू होने वाला। बट ये गलत है। क्यों गलत है समझ लो। आप देखो, अगर आप ए को ओपनिंग स्टेटमेंट बना रहे हो कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वॉज अ लॉन्ग मिस्ट्री। क्या लॉन्ग मिस्ट्री भाई? 19वीं शताब्दी में एक लॉन्ग मिस्ट्री थी, लेकिन क्या आप समझो, अगर मैंने ए के तुरंत बाद बी रख दिया तो मिस्ट्री की तो बात ही नहीं हुई। और मिस्ट्री की बात नहीं हुई तो ए के तुरंत बाद बी कैसे हो गया, आ गया भाई? तो पेयर तो गलत हो गया यहाँ पे। क्योंकि आप बता रहे हो ना कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कुछ मिस्ट्री थी, एक लॉन्ग मिस्ट्री थी, लेकिन वो क्या थी पहले बताओ तो सही। डायरेक्ट थोड़ी ना आ जाएगा कि ए के तुरंत बाद बी रख दिया, ये तो गलत हो गया भाई। यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी ए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर ए से ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती तो भाई ये ऑप्शन खत्म। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्ट यहां से ओपनिंग स्टेटमेंट कर सकता हूं, मतलब वर्ब से शुरू कर सकता हूं डायरेक्ट सेंटेंस? तो भाई बी से भी ओपनिंग नहीं बनेगी। अब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 3 कंपेटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट? भाई किसको सॉल्व करना है पहले ये तो बता दो यार। या डायरेक्ट थ्योरीज आ जाएंगी सॉल्व करने के लिए चीज को? यानी कि आंसर भाई डी से भी शुरू नहीं होगा। अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, चुपचाप माता रानी की जय बोल के लगा दो और आगे बढ़ जाओ। और यही एकदम ठीक भी है। ठीक है, इसी के अंदर सारे पेयर ठीक बने हुए हैं। सी, पहले सी आएगा, सी के तुरंत बाद बी आएगा। द ओरिजिन ऑफ द मून, यानी कि जो मून है उसका ओरिजिन, यानी कि उसका स्रोत जहां से वो बना है, वो एक लॉन्ग मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिंपल है, आसानी से बन गया पेयर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो ये सी से शुरू होगा आपका आंसर, फोर्थ वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे मैंने आपको 29 क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये 18 जनवरी वाली शिफ्ट के थे, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब हम अगर बात करें तो मेरे भाई आप ये मान के चलो, इस एक ही क्लास में भी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूं और इसको दूसरी क्लास में भी बना सकता हूं। यानी 2 घंटे तो मुझे तकरीबन चाहिए, क्योंकि मैं बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को एनालिसिस करना चाह रहा हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएं। तो आप ये मान के चलिए कि अगली जो एक तरीके से आपकी 20 जनवरी वाली जो शिफ्ट थी उसको कराने के लिए भी मुझे इतना ही समय लगेगा। तो मैं क्या एक ही क्लास में दोनों को इंक्लूड कर दूं, या आप अलग अलग करके इनको करना चाहेंगे? बताइए भाई, क्या अलग अलग करके करना चाहेंगे, क्या मैं इनको एक ही क्लास में इंक्लूड कर दूं? चलिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको एक ही क्लास में इंक्लूड कर दिया जाए। लगभग 2 या ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी और पूरे के पूरे इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है वो हम बाद में करेंगे। तो शुरू करते हैं, यहां से आपकी सेकंड शिफ्ट जो कि 20 जनवरी को हुई थी वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, बताइए क्या होगा आंसर। देखो सबसे पहले आप नोटिस करो, मैंने कहा था कि आपको वर्ब वाले पार्ट को पकड़ना है। यहां पर आप देखो सैड यानी कि पास्ट में वर्ब दे रखी है, यानी कि आप जब इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे ना तो इधर टेंस संबंधी बदलाव होंगे। अब वर्ब वाले पार्ट को जब आप पकड़ोगे तो आप डू देखते ही समझ गए कि भाई यहां पर जो चीजें हैं वो अपने आप में प्रेजेंट का इंडेफिनिट दे रखी हैं। तो भाई जो भी चीज प्रेजेंट की होती है वो जब आप इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो वो पास्ट की बन जाएगी। अब अगर इधर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो बस अब आप ये देखो पास्ट इंडेफिनिट किस ऑप्शन के अंदर है। क्या यहां पर दे रखा है? ना भैया, यहां तो वुड कर दिया, यहां भी वुड कर दिया, यहां फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जहां मुझे पास्ट इंडेफिनिट नजर आ रहा है,
फोर्थ वाला। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब ये वाला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बहुत दिया है, एग्जामिनर ने इसको इतना बड़ा करके दिया है कि कुछ पूछो मत। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन को, जो ये सेंटेंस जंबल का नाम दे रही है एसएससी, ये क्वेश्चन 10th क्लास में कराया जाता है रीऑर्डरिंग के नाम से। जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था तब भी मैंने यही बात कही थी, जब मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा था तब भी मैंने आपसे यही बात कही थी, और देखो उसी पे क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो ये 10th क्लास में कराई जाती है मेरे भाई ये चीजें, ये रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। और मैंने क्या कहा था, जब भी सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन आए तो आपको उसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनाना होता है। तो आप मुझे बताइए यहां पर सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो आप अगर देखेंगे थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, ये तो अपने आप में एक क्लाउज वगैरह जैसी लग रही है, ठीक है भैया जी, ये अपने आप में एक आपकी फ्रेज है, तो ये तो अलग ही है कि जंगल से होकर, ठीक है, घने जंगल से होकर गुजरने की बात हो रही है, तो ये तो फ्रेज है, ये अलग एक ही जगह पे सेट हो जाएगी। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो द हाइकर्स है। हाइकर्स का मतलब होता है जो पर्वतारोही होते हैं ना, चीजों पे चढ़ने वाले, उनकी बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है। ट्रैक्ड आपकी वर्ब है, ये चढ़ने के सेंस में है। और यहाँ पे फिर ट्रैक्ड कहाँ कहाँ चढ़ने की बात हो रही है भाई, माउंटेन पीक पर, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जैसे ही आप सेट करेंगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आप मुझे बताओ हाइकर्स कहाँ कहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, दो ऑप्शन खत्म। यहां पर द हाइकर्स सब्जेक्ट दे रखा है, यहां दे रखा है, बट आप नोटिस करो सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा कि वर्ब आएगी भैया जी तुरंत, बट यहां तो ये चीज और कुछ लगा दिया, यहाँ तो भाई फॉर आर थ्रू द डेंस फॉरेस्ट लगा दिया पहले ही, तो ये चीज भी गलत हो गई। यानी आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्योंकि मैंने क्या कहा, रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन को जो भी आपका उसमें दे रखा है सेंटेंस तरीका, जो भी तरीके से दे रखा है, उसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में फिट करना होता है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे, तो मैंने क्या कहा था, जो स्पेलिंग करेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे आपसे भी पूछ सकता है या कोई तरीका लगा के भी पूछ सकता है। अब इसमें क्या कर रखा है कि आपसे कह रहा है कि भाई बताओ इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो जाहिर सी बात है, गलत पूछ रहा है तो 3 स्पेलिंग ठीक दे रखी होंगी और एक गलत दे रखी होगी। तो जो गलत स्पेलिंग दे रखी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, जब मुझसे बोल रहा है कि गलत, तो मैं गलत, मेरे पास अपने आप निकल के आएगा आंसर। मेरे को तो सही वाली ढूंढनी है, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। क्योंकि सही स्पेलिंग को ढूंढना आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे इंग्लिश लिखी हुई देखते हैं तो सारी की सारी स्पेलिंग ठीक लिखी हुई होती है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो आप मुझे बताओ, एपरेंट स्पेलिंग अपने आप में ठीक है, रेकमेंड की स्पेलिंग भी ठीक है, मिमेंटो की स्पेलिंग भी ठीक है। तो भाई जब 3 स्पेलिंग ठीक दे रखी हैं, मुझसे गलत पूछी है, तो जो बच गया वही मेरा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन अगर मैं इसका टॉपिक बताऊं तो ये एडजेक्टिव चैप्टर से है। ये क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव चैप्टर से, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीड्स। तो अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो मैंने हमेशा कहा है, फिलर का जो क्वेश्चन आता है आपको कोशिश करनी होती है कि आप फिलर के आसपास की चीजें देखो। तो आप यहां पे नोटिस करोगे आपको द आर्टिकल दे रखा है, टेलर्ड आपका जो दे रखा है वो एडजेक्टिव है, और उसके बाद जो ये प्रोटेक्शन दे रखा है TION, इसका मतलब नाउन दे रखा है। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ये नाउन दे रखा है, ये एडजेक्टिव दे रखा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए कोई एडवर्ब वगैरह आएगी। लेकिन एग्जामिनर ने पता है क्या किया, एग्जामिनर ने सीधा एडवर्ब ना लगा के यहाँ पे एक वर्ड को और इंक्लूड किया। यानी इस प्रोटेक्शन के लिए उसने एक और एडजेक्टिव यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है,
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि द आर्टिकल के साथ जब आपको एडजेक्टिव लगाना होता है तो भाई वो तो सुपरलेटिव डिग्री वाला आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा एडजेक्टिव है भाई? मोर के साथ तो कंपैरेटिव बनेगी, फाइनर कंपैरेटिव। यहां पे अगर हम बात करें फाइन पॉजिटिव डिग्री, हमें तो सुपरलेटिव चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन में सुपरलेटिव डिग्री है, फर्स्ट वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे चले जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भाई। बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे समवन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कोई पैदल पैदल चलता है, टिकटॉक 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 करके। तो पैदल पैदल चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडियाट्रिशियन नहीं, वो अलग होता है, वो बच्चों का डॉक्टर होता है। पेडियाट्रिशियन अलग चीज है, वो बच्चों का डॉक्टर होता है। ये पेडेस्ट्रियन है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल पैदल चलने वाला यात्री। तू पैदल पैदल क्यों जा रही, गाना सुना है ना, वही वाला पैदल पैदल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई। बाकी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टॉकर जो होता है ये किसी का पीछा करने वाला होता है भाई। जब आप किसी को पीछा करते हैं तो स्टॉकर कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डिकेंटर एक तरीके से टैंक टाइप का होता है, इसमें वाइन वगैरह स्टोर की जाती है, उसके लिए आता है। और ऑडिटर होता है, जांच करता है, ये अकाउंट वगैरह जो होते हैं ना उनकी जांच करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसकी पैसिव वॉइस बतानी है। अब आप नोटिस करोगे तो सीधा सीधा मैंने कहा है कि पैसिव वॉइस में मैंने आपको सारे हथकंडे सिखा रखे हैं। आप नोटिस करो, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। और मैंने कहा था अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का दो तरीका होता है। एक तो आप लेट वाले स्ट्रक्चर से बना दीजिए, या मेरे भाई शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले स्ट्रक्चर से बना दीजिए, या आप अकॉर्डिंग टू सेंस का यूज करके बना दीजिए। कुल 3 तरीके होते हैं आपके पास। ये अकॉर्डिंग टू सेंस वाला जो यूज होता है ये प्लीज और काइंडली के सेंस में ज्यादा यूज होता हुआ दिखता है आपको। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे आपको शुड वाला कहीं स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी पैसेज जो आपका पैसिव जो बना होगा वो लेट वाले स्ट्रक्चर से होगा। अब आप मुझे बताओ, लेट वाले स्ट्रक्चर से क्या यहां पर पैसिव सही बना हुआ है? क्या यहां पे पैसिव सही बना हुआ है? तो आप नोटिस करो यहां पे डू नॉट है, यानी पैसिव में निगेटिव होना चाहिए, बट हैव के साथ नहीं बनेगा। यहां निगेटिव नहीं दे रखा है, नहीं बनेगा। अब नोटिस करो भाई, लेट वर्ब की खास बात ये होती है कि ये अपने तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए इसको। वो कहता है ना, गारंटी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो वही वाली बात इसकी है भाई। लेट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, उसको बीच में कोई चीज रखने का मतलब नहीं है भाई। आप लेट के बीच में और कुछ नहीं रख सकते। लेट को तुरंत उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए पहले, उसके बाद चाहे आप कुछ रखो, उसको मतलब नहीं। लेकिन लेट की ये बात खास है कि भाई लेट वर्ब के बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्ट चाहिए उसको। बट आप यहां पे नोटिस करो, सेकंड वाले ऑप्शन में लेट के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट उससे दूर कर दिया, बीच में नॉट को रख दिया। बोले लो हमारे बच्चे को खिला लो भाई। क्यों खिला लें तुम्हारे बच्चे को भाई? ये नहीं मानेगा। तो यहां पे आंसर आपका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले लेट आएगा, फिर लेट वर्ब का क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर आप चाहे कुछ भी करो, फिर नॉट लगा दो और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म बना के पैसिव बना दो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर लगाने में समय नहीं लगता, 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड बहुत था इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको ईडीएम फिट करनी है भाई। बताइए कौन सी ईडीएम होगी? सबसे पहले तो समझिए, ये बाय द फेंस और ओवर द फेंस कोई ईडीएम नहीं होती, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए एसएससी ने ऐसा किया हुआ है। बाकी पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू। तो आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग आर स्टिल का मतलब है अभी भी, ओवर द जीडीपी इशू यानी जो जीडीपी का इशू है उसके बारे में नहीं बोलते, यानी कि वो उसको उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहां पे आपको 2 ईडीएम दे रखी हैं। एक तो ब्रेकिंग अ लेग, इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, तो भाई ये तो अलग ही है, यानी आंसर तो ये भी नहीं बनेगा आपका। तो आंसर आपका अल्टीमेटली बनेगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन आपको इस ईडीएम का मीनिंग पता होना चाहिए भाई। थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका, लेकिन आपको इस ईडीएम का मीनिंग पता होना चाहिए। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है
अवॉइड टू टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन। हालांकि डिसीजन के साथ में जब आप जो एक तरीके से बोलते हैं ना कोलोकेशन यूज करोगे तो राइट कोलोकेशन जो होती है वो मेक होती है, डिसीजंस को मेक किया जाता है। तो अवॉइड मेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन यानी किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने से बचना, उसी के लिए सिटिंग ऑन द फेंस ईडियम आपकी आती है और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहां पे ब्लू के बारे में आपको बताना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द ब्लूबेरीज इन द बास्केट आर ब्लू। तो ये आपका एक सेंटेंस आपको दे रखा है और इस सेंटेंस में ये ब्लू बर्ड दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि द डिनोटेशन ऑफ द बर्ड ब्लू इज, यानी जो ब्लू को लिखा गया है तो ये ब्लू है क्या, यहाँ पे ये जो ब्लू बर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, आपसे ये पूछ रहा है, ये किस मीनिंग में यूज हुआ है। तो आप एक बात बताइए, क्या आप नहीं जानते कि भाई ये जो ब्लूबेरीज है ये अपने आप में एक फ्रूट होती है और ये बास्केट में रखी हुई हैं यानी बाल्टी में रखी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लूबेरीज के कलर की बात कर रहा है, क्योंकि ब्लूबेरीज जो होती है वो ब्लू कलर के होती हैं भाई, तभी तो उनका नाम ब्लूबेरीज है। तो इसी वजह से अगर हम बात करें यहाँ पे हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्लूबेरीज के ये कलर की बात कर रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। लेकिन हाँ, आपको ब्लू के और मीनिंग भी पता होनी चाहिए। ये जो ब्लू बर्ड होता है ये स्काई के सेंस में भी यूज होता है यानी आसमान के सेंस में भी, और बाकी ये जो ग्लूमीनेस, सैडनेस, निगेटिविटी, इन सभी मीनिंग में भी ये यूज होता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिलहाल यहां पर ये इन मीनिंग में यूज नहीं हो रहा था, यहां पे कलर के ही सेंस में था, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए भाई। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, यानी एक व्यक्ति जो भाई खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है और खुद की ही बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं आत्ममुग्ध होने वाला व्यक्ति, इंग्लिश में उसको कहा जाता है नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। बाकी अगर हम इसके अंदर बात करें तो रिक्ल्यूज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अकेलेपन में रहता हो, लाइक सेक्लूजन में रहता हो, उस व्यक्ति को कहते हैं। लेकिन रिक्ल्यूज का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ना खुद से मतलब अपनी इच्छा से अकेला रहना शुरू कर दे, उसके लिए कहा जाता है। बाकी एल्ट्रुइस्ट ये होता है परोपकारी भाई, यानी एक तरीके से लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा जेनरस, काइंड, उस तरीके का व्यक्ति होगा। और ओमनीसिएंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी एक पर्सन जो सब कुछ जानता हो, नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञाता जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आपको एंटोनियम बताना है एमिलियोरेट का, एमिलियोरेट वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। देखो एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को ठीक कर देना, ठीक है, तो उसका एंटोनियम बता रहा है, तो भैया एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सकर्वेट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है चीजों को गड़बड़ कर देना, खराब कर देना उनको, ठीक है। बाकी मोटो का मतलब होता है उद्देश्य आपका क्या है, लाइक स्लोगन वगैरह जो आपने वर्ड सुना होगा वो इसी के लिए आता है आपका। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बतानी है पैसिव वॉइस। अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 4 से 5 सेकंड का समय बहुत है। कैसे भाई, आप सीधे वर्ब वाला पार्ट देखो ना, एक्टिव पैसिव वॉइस है तो हैव के साथ में अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आंसर के अंदर आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस चाहिए ना, तो आंसर में भी तो प्रेजेंट परफेक्ट ही चाहिए, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ वॉज कर दिया, चेंज हो गया, यहाँ हैड लगा दिया यानी कि पास्ट हो गया, यहाँ भी वॉज लगा दिया, और नोटिस करो यहाँ बीइंग भी लगा हुआ है। और मैंने आपको सीधे सीधे पहचान बताई थी, कभी भी बीइंग लगा दिख जाए तो तुरंत समझ जाना वो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो भाई हमें कॉन्टिन्यूअस कहाँ चाहिए, हमें तो परफेक्ट चाहिए प्रेजेंट का। तो 3 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है थर्ड वाले के, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल है ना, आसानी से कर लोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे गलत स्पेलिंग को करेक्ट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, यानी 3 स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एक ठीक लिखी हुई है, तो जो ठीक लिखी हुई है वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इनडिस्पेंसिबल स्पेलिंग को लिखने की तरीका यानी कि बताया गया है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है समथिंग इज नेसेसरी, यानी अगर कोई चीज बहुत जरूरी है तो उसी को इनडिस्पेंसिबल कहा जाता है।
बट लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 3 स्पेलिंग गलत दे रखी हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सी गलत है? पहली बात तो ये वाली स्पेलिंग गलत और ये वाली स्पेलिंग गलत। दूसरी चीज ये वाली स्पेलिंग भी गलत हो गई, क्योंकि इंडिस्पेंसिबल में ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता भाई, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इंडिस्पेंसिबल जो लिखा जाता है वो आपका सेकंड वाला एकदम राइट होगा, इंडिस्पेंसिबल, क्योंकि एबल लगाया जाता है ना कि ये, ठीक है। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले पहचानना है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो भाई, तो आपको पहले इसमें पहचानना आना चाहिए। तो मैंने कैसे पहचानना बताया था, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो तुरंत समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर आपको इसकी जगह पे कोई कंजंक्शन दे रखा है या इन्फिनेटिव वगैरह यूज करके दे रखा है तो तुरंत समझ जाना कि वो क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है। तो आप तुरंत समझ गए, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं कि डायरेक्ट दे रखा है और हमें उसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इधर टेंस संबंधी बदलाव होंगे, और टेंस संबंधी बदलाव होंगे तो आप नोटिस करो हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब आप इसको उसमें लेके जाओगे इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट का बस पास्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो वो प्रेजेंट का, अगर प्रेजेंट में दे रखी होगी तो बस उसी का पास्ट कर देना होता है। अब यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट दे रखा है तो हम इसको पास्ट का परफेक्ट कर देंगे। तो आंसर ढूंढो, पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए। यहां भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, और यहां भी दे रखा है। अरे बाप रे, ये तो फंसा दिया, कौनो बात नहीं है। अब यहां पे आप नोटिस करो, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा कर रखा है, बट नोटिस करो ये दो ऑप्शन में अस लगा दिया। भाई अस कैसे लगा दिए आपने तो जबरदस्ती में अस घुसेड़ दिया, बट यहां पर तो कहीं पे ऐसा कुछ था ही नहीं। या तो हिज फेलो सोल्जर्स दे रखा था, अस की कहीं पे बात हुई, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने पास से ऐड की है एग्जामिनर ने। इसका मतलब ये दो ऑप्शन यही खत्म हो गए। अब आप नोटिस करो, यहां पर आई दे रखा है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और हमने आपको सन बटे 123 नाम का एक रूल बताया था, और हमने कहा था जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अब द सोल्जर के अनुसार जब ये चेंज होगा तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो भाई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। बट यहां तो चेंज ही नहीं किया, यहां तो आई ही रहने दिया। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन इलिमिनेट हो गए तीन, एक ही ऑप्शन बच गया थर्ड वाला ऑप्शन। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये होमोनिम का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सभी वर्ड्स का सेम ही है। बट बताओ कौन सा आंसर आएगा। तो देखो, अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है द कॉमेडियंस जोक वर सो फनी, यानी जो कॉमेडियन था उसके जोक बहुत ज्यादा फनी थे, दैट द एंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन। तो जो पूरी की पूरी ऑडियंस थी, यानी जो उसके सुनने वाले थे, वो बहुत जोर जोर से हंस पड़े। तो भाई अगर हम बात करें हंसने के सेंस में बात हो रही है, तो केवल एक ही वर्ड है जो यहाँ पे हंसी का सेंस रख रहा है, वो है लाफ्टर। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा गलत किया होगा तो मेरा मानना यह है कि अगर 100 बच्चे पेपर दिए होंगे तो 100 में से 99 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस क्वेश्चन के अंदर हिंट ही इतनी बड़ी दे रखी थी यार। अगर कॉमेडियंस के जोक बहुत ज्यादा फनी थे तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को उस पर हंसी ही आएगी। अब हंसी वाला तो केवल एक ही वर्ड है, लाफ्टर, तो आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो लाफ्टर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, थर्ड वाला। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, देखो ये लेटर, लेटर वाला वर्ड मैंने आपको बताया था 3 तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये वाला लेटर होता है। इसका मतलब जो आता है वो पत्र के सेंस में आता है, ये पत्र के सेंस में होता है। ये वाला जो लेटर होता है वो बाद के सेंस में आता है। होता है ना, जब दो लोग होते हैं तो पहले वाले को फॉर्मर बोला जाता है, और जो बाद वाला होता है उसको लेटर बोला जाता है। और ये वाला लेटर भी होता है जब कोई काम बाद में होता है तो उसके लिए आता है, आई कॉल यू लेटर, ये वो वाला लेटर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सब प्रैक्टिस के सेशन के दौरान, जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी मेंस की, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी बातें बताई थी। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो ये इतनी चीज के लिए आपको इंप्रूव करना है, बताना कौन सा वर्ड आएगा। तो प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट।
तो आप ये बताइए संघर्ष कहाँ पे होता है? तो भाई लड़ाई कहाँ होती है? अखाड़े में ही होती है भाई लड़ाई तो लड़ाई अगर अखाड़े में होती है तो अखाड़े को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो आप कहेंगे भैया उसको कहा जाता है एरेना। क्या कहा जाता है? एरेना। कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? सेकंड ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें कसिनो, भाई ये होता है गैम्बलिंग के लिए। यहाँ पे पूछता भी है, इससे क्वेश्चन पूछता है। कसिनो जो होता है ये होता है जहाँ पे बेट वगैरह स्टेक वगैरह किए जाते हैं, यानी दाव पेच खेले जाते हैं, जहाँ पे गेम वगैरह खेले जाते हैं, बेट लगाई जाती है, उसके लिए होता है। एबियरी जो होता है ये मेरे भाई बर्ड्स जो होते हैं उनका उनको पालने का होता है। एबियरी बर्ड्स को रखा जाता है इसमें। और डॉर्मिटोरी जो होता है ये बड़े बड़े जो आपके हॉस्टल वगैरह होते हैं, स्कूल्स होते हैं, या लाइक जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो वो शयन कक्ष बनाती हैं, यानी जो वर्कर्स होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनको आराम के लिए जो जगह बनी हुई होती है उसको डॉर्मिटोरी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना 18 जनवरी के पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन था, और ये 20 जनवरी को पूछा गया पेपर है, और इसमें भी वो क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके का। यहाँ पे पर्सन ए दे रखा है, यहाँ पर्सन बी दे रखा है, दो लोग यहाँ पे ये मौजूद हैं, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ईडियम हम रख दें कि ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखो फिर से मैं वही चीज कहूंगा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रीजन, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि आंसर बनने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी ईडीएम बनती है, कप ऑफ कॉफी नहीं होती है, वो कप ऑफ टी होती है। मतलब जब कोई चीज आपके पसंद की होती है, ध्यान से समझना, जब कोई चीज आपके पसंद की होती है तब आप कहते हैं इट्स माई कप ऑफ टी, इट्स माई कप ऑफ टी, तो वो पसंद की चीज हो जाएगी। और जब कोई चीज आपके पसंद की नहीं होती है तब आप बोलते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे पसंद की नहीं है। तो आप यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो कप ऑफ कॉफी वाली तो ईडीएम ही नहीं होती, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आप नोटिस करो यहां पे ये निगेटिव सेंस में बोल रहा है, कह रहा है वी आर गोइंग टू क्लब दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड क्लब पे जा रहे हैं, डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहोगे? तो पर्सन बी बोल रहा है थैंक यू फॉर आस्किंग, पूछने के लिए आपका शुक्रिया, बट आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन मुझे क्लब पसंद नहीं है। तो मेरे भाई वो बंदा निगेटिव सेंस में बात कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, तो नॉट माई कप ऑफ टी बोलना पड़ेगा, यानी आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे एक ईडियम ये भी दे रखी है, नॉट माई कप नॉट माई टी, भाई कोई मतलब ही नहीं है, गलती हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, और इसमें आपको एंटोनियम बताना है, थ्रप्टी वर्ड का एंटोनियम बताना है। थ्रप्टी वर्ड का देखो, थ्रप्टी का मतलब होता है जो व्यक्ति ना थोड़ा सा कंजूस टाइप का होता है, माइजर टाइप का होता है, उसके लिए वर्ड आता है। ठीक है, यानी थ्रप्टी मतलब कंजूस, बहुत कम पैसे वगैरह खर्च करता हो, उसके लिए बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पार्सिमोनियस भी वर्ड आता है इसी के लिए। फिलहाल एंटोनियम पूछ रहा है तो इसमें एक ही वर्ड दे रखा है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करे, तो यही हमारे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इनडिफरेंट का मतलब होता है स्टोइक टाइप का व्यक्ति, जो कि उदासीन रहता हो। थैंकफुल का मतलब होता है किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। और इनटॉलरेंट का मतलब होता है जिसे चीजें सहन ना होती हो, यानी सहन ना करने वाला, नॉट बियरेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं जब आपको 10th चैप्टर की जानकारी होगी। ये 10th चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, देख लो भाई, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे वो काफी थे। क्वेश्चन एरर का पूछा गया है, लेकिन 10th चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वॉज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। तो भाई जब मैं ऑफिस से वापस आया कोई काम नहीं बचा था, मेरे दोस्त राहुल ने सारा का सारा काम कर लिया था, सब कुछ कर लिया था भाई मेरे दोस्त ने। तो आप मुझे बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे टाइमलाइन के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करोगे, मैं ऑफिस से वापस आया, टाइम क्लाउज जो आपकी बन रही है उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, यानी ये व्यक्ति वापस कब आया? तो आप कहेंगे भैया जी पास्ट में वापस आया। कब वापस आया? पास्ट में। काम कब नहीं बचा था? पास्ट में। तो मेरे दोस्त जो राहुल है, मेरा दोस्त जो राहुल है, उसने अगर काम किया होगा तो वो भी तो पास्ट में ही किया होगा, यानी यहां पर मैं आया और मेरे दोस्त ने काम इससे भी पहले किया होगा, तभी तो जब मैं आया तो कोई काम बचा नहीं था, यानी काम
पास्ट से भी पहले हुआ है। और आपको मैंने क्या बताया था, जब कोई काम पास्ट ऑफ पास्ट में होता है, यानी पहले पास्ट की किसी घटना से भी पहले अगर कोई काम हुआ होता है तो उसको पास्ट ऑफ पास्ट कहा जाता है। और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ जो आप प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पास्ट परफेक्ट अप्लाई करना होगा। तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हैज हटा दो, इसकी जगह पे क्या लगा दो, हैड लगा दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो टेंस की जानकारी अगर आपको होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बच्चों ने गलत भी किया होगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो उनको थोड़ी बहुत। और आप समझिए, मैं तो ये मानता हूँ जो बच्चा अगर सीजीएल मेंस तक पहुंचा है तो भाई उसको इतनी नॉलेज तो होगी टेंस की, आराम से कर लिया होगा ये क्वेश्चन, उतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ सिनोनियम बताना है आपको करिश्मा वर्ड का। देखो करिश्मा का मतलब होता है कोई बहुत एकदम होता है ना, बहुत आकर्षक लग रहा है कोई व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए करिश्मा वर्ड का यूज़ किया जाता है। करिश्मा हो गया, काजोल हो गया, ये सारे वर्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिनोनियम आपको बताना है भाई, तो केवल एक ही वर्ड नज़र आ रहा है, चार्म, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना, किसी को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करना, ये भी आंसर नहीं होगा। एटमॉस्फेयर जो होता है सराउंडिंग्स होता है, यानी वातावरण के सेंस में होता है, नहीं बनेगा आंसर। रेपुटेशन जो होता है ये फेम के सेंस में होता है, ख्याति वगैरह जो फेम होती है उसकी बात करता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे ही वर्ड मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको सारे प्रकार की गवर्नमेंट बताई हुई थी जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट बाय पीपल, तो लोगों के द्वारा जो शासन होता है भाई, जनता के लिए जो रूट वर्ड आता है वो डेमो आता है। तो डेमो रूट वर्ड किस ऑप्शन के अंदर है, थर्ड वाले के अंदर। तो ये तो रूट वर्ड से करने लायक क्वेश्चन है भाई, आराम से उड़ा दोगे, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। बाकी थियोक्रेसी, डॉक्टर एक तरीके से जो धर्म गुरु जो होते हैं उनके द्वारा, यानी धर्म से रिलेटेड जब कोई लोग हो बैठे हुए वो शासन करे, धर्म गुरु शासन करे, तो वो थियोक्रेसी होती है। और आउटोक्रेसी का मतलब होता है जब भाई जो गवर्नमेंट हो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, सेल्फ, कोई एक ही व्यक्ति हो वही शासन कर रहा हो, तो वो आउटोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, ये आपका PQRS का क्वेश्चन है, इसमें भी PQRS का क्वेश्चन आ गया भाई। और इसको करने के लिए बहुत आसानी से आप कर लेंगे। वही चीज़ मैं आपसे कहूँगा भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं भागना है। और ये PQRS वही वाला है, इसमें पहली स्टेटमेंट और छठी स्टेटमेंट फिक्स कर दिए, बीच में 4 स्टेटमेंट रख दिए और कह रहा है कि इनको अरेंज करो भाई। ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप नोटिस करो, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, आपको ये देखना है कि आपका आंसर किससे शुरू हो सकता है। आपका आंसर सी से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है, डी से, ए से। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है सी से शुरू हो सकता है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ बैकवर्ड एरियाज की बात हो रही है, यानी जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। फिर आप सी से अगर ओपनिंग स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हो, यानी इसके बाद तुरंत सी वाली स्टेटमेंट अगर आप जोड़ना चाह रहे हो, तो आप मुझे बताओ यार, सोइल सर्वे, क्या भाई ये अलग अलग बातें नहीं हो गई। मतलब आप यहाँ पे पहले आंध्र प्रदेश के पिछड़े एरिया की बात कर रहे थे, फिर आप डायरेक्ट सर्वे वगैरह सोइल सर्वे पे आ गए यार, तो ये सी वाली स्टेटमेंट तो बनी नहीं रही इसके साथ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि आंसर सी से तो शुरू ही नहीं होगा भाई, क्योंकि बन ही नहीं रही है बात। आप पहले एरिया की बात कर रहे थे, तो पहले एरिया का इंट्रोडक्शन तो पूरा कर लो, तभी तो आप आगे बात करोगे सोइल वगैरह की। हो गया गलत, तो यानी कि 2 ऑप्शन ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब या तो आंसर डी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा। तो आप मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे एरियाज की बात कर रहे थे तो उन्हीं एरियाज में से यहाँ पे आपने रायलसीमा नाम का एक एरिया है जिसकी आपने बात की, तो यानी कि मुझे पता है कि मेरा जो फर्स्ट वाला पॉइंट दे रखा है उसके साथ जो जुड़ेगा वो ए वाली स्टेटमेंट सबसे पहले जुड़ेगी। केवल एक ही ऑप्शन में दे रखी है, कौन से वाले में, फोर्थ ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन विद इन सेकेंड हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन में भी भाई अगर मैं बात करूं तो ये एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन है।
आसानी से उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को भी। सिर्फ आप ये नोटिस करो कि आपके ब्लैंक के आसपास क्या चीजें हैं। तो आप देखो यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है और यहाँ पे नाउन दिया गया है, फिर उसके बाद दैट कंजंक्शन लगा के एक अलग क्लाउज दे दी गई है। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर नाउन दे रखा है, यहाँ जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन द आर्टिकल के साथ आप मुझे बताइए एडजेक्टिव किस डिग्री में आता है। तो आप कहेंगे अरे भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी ने मेंस में आप देख लो, ये केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि द आर्टिकल के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इतने क्वेश्चन पूछे आप देखो कुछ, तो यहां पे मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला राइट आंसर होगा, बात खत्म। सेकंड ऑप्शन मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेटर इंटरेस्टिंग कोई मतलब नहीं है भाई, मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री है, केवल इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डिग्री है। तो क्या आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ, एंटोनियम बताना है मेलनकॉली वर्ड का। देखो मेलनकॉली का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सैड होता है, सैड, ग्लूमी, ब्लीक, सलन, ये सारे वर्ड्स। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उसके लिए मेलनकॉली वर्ड का हम यूज करते हैं, उदासी वगैरह के सेंस में। तो इसका एंटोनियम आपको बताना है। तो देखो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, मेलनकॉली देखते ही इसका आंसर प्रॉफिटेबल भी लगा सकते हैं, बट मेरे भाई समझो प्रॉफिटेबल वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि यार फायदा नुकसान की बात थोड़ी ना हो रही है। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है समथिंग इज फेवरेबल, अगर कोई चीज आपके फायदे की है, ल्यूक्रेटिव वगैरह उस सेंस में। तो प्रॉफिट की बात थोड़ी ना हो रही है, यहां तो दुख और सुख की बात हो रही है। तो मेलनकॉली का मतलब होता है दुखी, दुख करने वाली कोई चीज, उसको बोला जाता है। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है तो वो खुश करने वाली होगी, तो प्लीजेंट हमारे क्वेश्चन का सिनोनियम बनेगा। जो बच्चे प्रॉफिटेबल लगा देंगे वो गलत हो जाएंगे भाई, ये इसका एंटोनियम बनेगा, ठीक है, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है कोई बिल्कुल एकदम सुखद कोई चीज है जो आपको एकदम सुख प्रदान कर दे, उसको बोला जाता है। और मीजरेबल का मतलब तो आप जानते ही हैं, वो एक तरीके से दुखी से रिलेटेड होता है आपका, लिव अ मीजरेबल लाइफ, बोलते ना कि भाई बिल्कुल मीजरेबल लाइफ जी रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से बताया गया है भाई। चलिए भाई करिए इसका आंसर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आई यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 years। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जब 3 प्रोनाउन आपके एक साथ आ जाएं तो उस केस में आपको एक नियम ध्यान रखना होता है, 231 और मेरे भाई 123। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है कि कब कौन सा कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना होता है। क्या आप जानते हैं भाई? तो आप कहेंगे अरे भैया जी आपने बहुत अच्छे से बताया था, जब भी कोई ऐसी बात दे रखी हो जो अपने आप में निगेटिव हो, कोई निगेटिव बात, तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं 123 वाली बात। और जब बात आपकी पॉजिटिव सेंस में होती है तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं 231 वाली बात। अब आप मुझे बताइए स्टेटमेंट के अंदर क्या किसी बात का, किसी मिस्टेक वगैरह का कन्फेशन दे रखा था? क्या कोई क्राइम वगैरह करने की बात हो रही थी, कोई गलती करने की बात हो रही थी? नहीं ना, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं थी। तो फिर आपने यहाँ 131 यानी 123 वाला नियम क्यों अपना रखा है? ये देखो फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो ये आपने 123 वाला क्यों अपना रखा है? इसका मतलब दी गई चीज गलत दे रखी है, हमें इसको 231 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बात है। आप ऐसे मान के चलिए जब आप कोई गलत काम करते हैं तो ह्यूमैनिटी ये कहती है कि अगर कोई गलत काम किया है और आपने उसके अंदर 2-3 लोगों को शामिल कर रखा है, तो पहले आप कहेंगे कि आप गलत हैं, फिर कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, और फिर आप उस तीसरे व्यक्ति का नाम लेंगे। इस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो सिंपल सा ये भाई कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखना। फिलहाल तो मैं अगर आपको बता दूं तो ये पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर आपको 231 फॉलो करना होगा, और 231 फॉलो करोगे तो ये जो चीज दे रखी है यही मेरे भाई गलत हो जाएगी, यहां पर ये नहीं आएगा। इसकी जगह पहले आपको लिखना पड़ेगा यू, फिर आपको लिखना होगा सी, फिर आपको लगाना होगा एंड, और फिर आपको लगाना होगा आई। ये बनेगा भाई, ठीक है ना, ये चीज बनेगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो बताइए क्या होगा भाई। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप नोटिस करो, मैंने हमेशा कहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को देखते ही
आपको सबसे ज्यादा कोशिश करनी है उसके वर्ब वाले पार्ट को देखने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आंसर उसी से निकल के आएगा। आप नोटिस करो सैड यानी कि पास्ट में ये वर्ब दे रखी है, मतलब इधर टेंस संबंधी चेंजेस होंगे। अगर यहां बिल सेल दे रखा है, याद रखना, अगर यहां पे बिल सेल दे रखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि फ्यूचर टेंस है। और बिल सेल कभी भी दे रखा हो तो आप ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा कि इनडायरेक्ट में वो या तो वुड बनेगा या मेरे भाई शुड बनेगा। अब आप यही ऑप्शन चेक कर लो जिसके अंदर वुड या शुड में से कोई एक दे रखा हो। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां वुड दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा। क्या यहां दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा। क्या यहां दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा। केवल एक ही ऑप्शन के अंदर मुझे वुड नजर आ रहा है, वो है ये फर्स्ट वाला। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको ना ये बिल और सेल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिखें तो बस याद रखना, जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वो वुड या शुड में बदल जाएंगे और एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इनमें से। आसानी से कर लोगे ना आंसर भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लो क्वेश्चन 26, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, आसानी से कर दोगे। बस केवल आपको डराने के लिए बड़ा कर दिया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, इसके अंदर पता है क्या कर दिया? बच्चों को डराने के लिए बस ये कर दिया कि इसके अंदर दो क्लाउजेस दे दी, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है और एक मेन क्लाउज है। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो जो कंजंक्शन वाली क्लाउज होती है वो अपने आप में डिपेंडेंट क्लाउज होती है, तो हमें उसका नहीं बनाना होता पैसिव वॉइस, हमें बनाना होता है जो अपने आप में मेन क्लाउज होती है। तो ये वाली मेन क्लाउज है और इसी का पैसिव बनाना है। तो आप मुझे बताइए, इसके अंदर आपको बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, तो पैसिव के अंदर भी बिल मॉडल वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मेरे भाई बिल भी कंडक्टेड होना चाहिए। क्या यहां दे रखा है? नहीं भैया, यहां तो परफेक्ट हो गया। क्या यहां दे रखा है? नहीं भाई, यहां तो टेंस ही चेंज हो गया, हटा दो। यहां पर दे रखा है, यहां दे रखा है। बट आप एक चीज और नोटिस करो तो आपको पता चलेगा भाई, यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे यहां आफ्टर कंजंक्शन दिया हुआ है, बट लेकिन यहां तो कंजंक्शन ये लगा दिया यार, कंजंक्शन ही चेंज कर दिया यहां तो मेरे भाई। तो बस यहां पे यही चीज गलत हो गई कि यहां कंजंक्शन चेंज कर दिए। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा? फोर्थ वाला। ठीक है ना? तो बस केवल आपको हिंट पकड़नी होती है, उसी से आंसर आ जाता है निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है और इस क्वेश्चन को भी बच्चे चैलेंज करने के लिए बहुत मुंह उठा रहे हैं कि इसको चैलेंज किया जाए, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस क्वेश्चन इज 100% राइट। यू कैन नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप में ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको चैलेंज करोगे एसएससी बिल्कुल नकार देगी आपका, क्योंकि गलती नहीं है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। आप मुझे एक बात बताओ, चलो माना रविंद्रनाथ टैगोर और भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्पेशल बात नहीं कह दी इनके बारे में कि भाई हम उन रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं जिन्होंने गीतांजलि लिखी है। भाई देश की पॉपुलेशन आज 121 करोड़ है, चलो माना 121 करोड़ देश की पॉपुलेशन है। 121 करोड़ पॉपुलेशन में लोगों में से किसी का भी नाम रविंद्रनाथ टैगोर हो सकता है, मान लिया हमने आपकी ये बात, लेकिन भाई उसमें से गीतांजलि लिखने वाले तो वो एक ही थे जो फेमस थे और वो मर गए, अब भाई अब उनकी डेथ हो गई, तो वो फेमस थे, वो एक ही थे गीतांजलि बुक लिखने वाले, और कोई नहीं है जिसने गीतांजलि लिखी है। तो यहां पर ये आपका ये गीतांजलि जैसे ही उन्होंने इंक्लूड किया कि भाई पॉलिटिकल वर्क के लिए जाने जाते हैं गीतांजलि के लिए वो, तो उसने सीधे सीधे डेफिनेट कर दिया कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं, जो कि पोएट थे, फेमस थे किस चीज के लिए? अपने गीतांजलि वर्क के लिए। उन्होंने गीतांजलि एक चीज लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने बातें लिखी थी बहुत। तो भाई यहां डेफिनेट पर्सन की बात हो रही है सीधे सीधे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, ए आर्टिकल आता है बट लेकिन पता नहीं ना, जैसे मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया मुकेश, और यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया माय फ्रेंड। अब यहां पे आप बताइए, क्या मेरा एक ही मुकेश दोस्त हो सकता है? क्या और कोई मुकेश नहीं हो सकता मेरा दोस्त? क्या एक ही नाम के दो लड़के मेरे दोस्त नहीं हो सकते क्या? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब यहां पे ए आर्टिकल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई जब चीजें डेफिनेट कर दी गई हैं आपके लिए, तब आप ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं।
तो ये बात अपनी दिमाग में रख लीजिएगा। अगर यहाँ ए और एन आर्टिकल आप लगाने की सोच रहे हैं और इसको चैलेंज करने की सोच रहे हैं तो भाई बस 100 रुपए आपके पानी में जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, द आर्टिकल यहाँ बिल्कुल ठीक है एकदम। समझ में आ गई बात? बाकी इसका लॉजिक मैं आपको समझा ही चुका हूं, क्योंकि भाई गीतांजलि वर्क केवल एक ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि बहुत ही फेमस पोइट थे। अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अब उनकी पता नहीं कब की डेथ हो गई भाई। तो ये डेफिनेट पर्सन की बात हो रही है एकदम, इसी वजह से यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे और आपके दिमाग से चैलेंज करने का भूत जो है इस क्वेश्चन को उतर गया होगा। क्योंकि मैं कई सारे दिनों से देख रहा हूँ जो बेहतरीन जो एक तरीके से अगर हम बात करें जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं टीचिंग के, उन पे मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने भी आंसर की अपलोड की है, जो भी टीचर्स ने, बड़े बड़े टीचर्स ने, तो उनके नीचे मैंने कमेंट्स देखे, तो मैं वहाँ पे नोटिस कर रहा था जो क्वेश्चन बच्चे इशू बता रहे थे कि इन क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए, तो उसमें ये क्वेश्चन भी था। तो वहीं से मैं इसको पकड़ा, मैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये ठीक है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। द आर्टिकल ही आएगा यहाँ पे, ए लगाने वाले गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पैराजंबल का क्वेश्चन है भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका पहला वाला स्टेटमेंट और छठा वाला स्टेटमेंट फिक्स कर दिया है, उसके बीच में आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बस उन्हीं को अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले ये समझिए यार कि यहाँ पे ऐसा कौन सा जो है जो एकदम राइट आंसर शुरू बनाएगा। देखिए सबसे पहले समझिएगा बात को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हैज़ बीन के बाद क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आप पहले ये देखिए कि जो आपका आंसर है वो एस से शुरू हो सकता है, आपका आंसर क्यू से हो सकता है, आपका आंसर पी से हो सकता है, यानी आर से किसी भी कीमत पे आंसर शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो आर वाले को हम रखेंगे भी नहीं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन द। भाई आप एक बात बताइए, 21वीं सदी के एक शानदार फीचर की बात हो रही है, तो वो क्या है। यानी डेफिनेटली यहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट किया जा रहा है। किसको इंट्रोडक्ट किया जा रहा है, एक आउटस्टैंडिंग फीचर को। किसका है वो, 21वीं सेंचुरी का। अब वो फीचर क्या है, क्या ग्रेटर सिक्योरिटी है भाई, क्या ग्रेटर सिक्योरिटी है, या मेरे भाई लिविंग कंडीशंस है, या फिर वर्किंग मैन लीडिंग टू है। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, मैं आपको बता रहा हूं। असल में यहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग फीचर है 21वीं सेंचुरी का, वो ये है द इंप्रूवमेंट ऑफ इनकम एंड। समझ में आ गई बात। यानी कि मेरे भाई वो इनकम का एक तरीके से, और लाइव लिविंग कंडीशंस ऑफ द ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच। तो मेरे भाई यहां पे सिंपल सी बात है कि आंसर जो शुरू होगा वो क्यू से शुरू होगा, और आप नोटिस करो आपका एक ही ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहा है, सेकंड वाला आंसर राइट बनवा देगा। इससे ज्यादा आपको पेपर में चेक करने की जरूरत नहीं थी। बाकी मैं आपको पूरा चेक करके बता देता हूं। फिलहाल आपका आंसर जो होगा वो क्यू से ही शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बता रहा है ना, वो आउटस्टैंडिंग फीचर बता रहा है कि वो क्या है, द इंप्रूवमेंट ऑफ इनकम है। क्योंकि भाई इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ। पहले के लोग देखो, आप मुझे बताओ, क्या आप जानते हो पहले 1 रुपए में इतना सारा सामान मिल जाता था कि कुछ पूछो मत। आज 1 रुपए में जाओगे तो कोई आपको टॉफी भी ना खिलाए। हालांकि मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा उसको मुहावरा बता रहा था आपको ऐसे ही करके। ठीक है भाई, मिल जाती है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। चलिए भाई बात करते हैं इसकी। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये आंसर होगा। बाकी देखो क्यू के तुरंत बाद आर का पेयर बनेगा, तो बिल्कुल ठीक है भाई। इंप्रूवमेंट जो हुआ, इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ, और साथ ही साथ जो रहने के जो साधन थे, जो कंडीशंस थी, उनमें भी मेरे भाई क्या हुआ, चीजें इनहेंस हुई, ग्रेटर सिक्योरिटी और वगैरह वो चीजें। तो क्यू के तुरंत बाद अगर हम बात करें तो आर आएगा, फिर आएगा एस, वर्किंग मैन, यानी जो काम काजी करने वाले जो मैन थे, लोग थे, वो लीड कर रहे थे। क्या चीज लीड कर रहे थे मेरे भाई, लीड टू। फिर अगर हम बात करें उसके बाद आएगा आपका, क्या लीड कर रहे थे भाई, इसके बाद एस वाली स्टेटमेंट के तुरंत बाद लीड टू ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपका आंसर जो आएगा वो सेकंड वाला ही आएगा, यानी क्यू से शुरू होगी बात। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन के
हमने आपको दोनों ही शिफ्ट के करा दिए हैं। बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है सॉल्यूशन उसका भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको ना हम कॉम्प्रिहेंशन के लिए बचा के रखे हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम आप उसको बढ़िया तरीके से आपको कराएंगे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें, ठीक है ना। बाकी उसमें ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई भी एरर वगैरह देखने को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में थोड़े चैलेंजेबल थे या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे वो आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। देखो अगर हम बात करें, सैक्रेड का मतलब होता है होली, यानी जो पवित्र चीजें होती हैं उनकी बात कर रहा है। तो भाई पवित्र चीजों के बारे में या जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर उनके बारे में कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है, तो वो निंदनीय हो जाती हैं और उन्हीं को हम ब्लास्फेमी बोलते हैं। तो आप ये मान के चलो, जब भी कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ी चीज़ों की निंदा करे या धर्म गुरुओं की निंदा करे, या अगर हम बात करें ईश्वर वगैरह के बारे में कुछ अपशब्द कहे, तो उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। बाकी बिगामाई तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एक से ज़्यादा शादी करने वाला बिगामाई होता है भाई। बिगैमी, बिगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी करने वाला, ठीक है। और बेलीग्रेंट का मतलब तो आप जानती हो, बेलीग्रेंट हो गया, बेलिकोज हो गया, ये सब लड़ाकू, रिपग्नेंट हो गया, ठीक है, ट्रैक्यूलेंट हो गया, ये सब लड़ाकू के सेंस में होते हैं भाई। और बाइपेड का मतलब होता है दो पैर वाला, दो पैर वाला। और ट्राइपोड होता है तीन पैर वाला, ट्राइपोड होता है तीन पैर वाला। और चार पैर वाला कौन होता है? क्वाड्रप, क्वाड्रप ये चार पैर वाला होता है। तो भाई सभी चीज़ों को जानना जरूरी है आपके लिए, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से भाई नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैं ब्रेक पे चल रहा हूँ क्योंकि बीच में अभी थोड़ा सा तबीयत भी डाउन हो गई थी हमारी। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से, बहुत जल्द मिलेंगे चीज़ों में, क्योंकि आप जानते हैं भले ही एक टीचर का देखिए एक ही काम होता है, भले ही चाहे वो एक तरीके से ओपनली क्लासेस से ब्रेक ले सकता है, यानी कि आपके सामने नहीं आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा भले ही, लेकिन बैकग्राउंड में वो फिर भी काम करता रहता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि बैकग्राउंड में भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके एक बेहतरीन क्लासेस लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो। तो बस वही चीज़ें आप ये मान के चलिए, भले ही हम ब्रेक पे हैं लेकिन आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए तैयार कर रहे हैं चीज़ें, और बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।